स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम परसेंटेज के कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जितना भी हमने आज तक पढ़ा बेटा, जितनी भी चीज़ें हमने समझी हैं, एक्चुअल में हमने यही देखा है कि कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम अच्छे से सीखते हैं। सीखने के बाद उन पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस करके देखते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो हम चीज़ें सीखते हैं वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ें ऐड होके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ होती है। और कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि जो चीज़ मैंने आपको हो सकता है सेकेंड डे समझाई हो, वही चीज़ 3 या 4 दिन बाद वापस से समझा रहा होता हूँ। क्या होता है कि क्वेश्चन जो हम बन रहे हैं, एक बार कंसेप्ट सीख लिया जाता है तो उससे रिलेटेड फिर कहीं भी कितने भी और कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए, कंसेप्ट यही कहता है कि जैसे हमने सीख ली बात को तो फिर कहीं भी अप्लाई कर दो। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, किसी ईयर में क्वेश्चन आया, फिर हो सकता है 3 साल बाद वैसा ही क्वेश्चन आया उसी तरीके का, या नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन आया, तो उनको ऐसा ही होता है कि अगर हमारा कंसेप्ट सीखा हुआ तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को पिक करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। मैंने जितनी भी कोशिश की है फर्स्ट डे से लेके आपको छोटी छोटी बारीकियां सिखाई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी भी चीज़ को रट्टा मरवाने की कोशिश नहीं की आपको। जो चीज़ जहाँ ज़रूरत थी मैंने 2 बार या 3 बार 4 बार भी बताया, ताकि आपके माइंड में ऐसी भी कोई चीज़ ना रहे कि हमने किसी चीज़ को कैसे और क्यों कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से आज कोई एक चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें देखना है, बहुत बारीकी से उन चीज़ों को समझना है बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, फिर इसी चीज़ पे हम इससे बेसिस जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले बोर्ड पे लिखा क्या हुआ है ध्यान से देखना। देखो एक्चुअल में है क्या सीन कि कोई भी, जैसे मान लो किसी बंदे की इनकम हो, जैसे या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जैसे किसी बंदे की इनकम हो तो अपनी इनकम का कुछ कुछ पार्ट बांटता रहता है। जैसे मान लो कुछ पार्ट वो खर्चा कर देगा, या फिर कुछ ऐसा पार्ट होगा जो अपने बच्चों में बांट देगा, छोटे बच्चे में, फिर बड़े बच्चे में बांट देगा। कहने का मतलब एक होल चीज़ को आपको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, या मैं ये कह दूं कि 100% कोई चीज़ है उसे बांटना है। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे उससे आपको बात समझ आएगी। देखना कैसे, जैसे मान लो मैंने एक ये चार्ट बना रखा है जिसे हम पाई चार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये इसको वृत्त आरेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त आरेख। बड़े आराम से बात को सुनना। ठीक है, इसके अंदर मान लो किसी एक बंदे की इनकम दिखाई गई है। वो इनकम हम कभी कभार तो जैसे जब ये बनाते हैं तो डिग्री में भी दिखा देते हैं, परसेंटेज में भी दिखा देते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे बोला जाता है और इस तरीके से भी बोला जा सकता है। ठीक है, परसेंटेज में तो ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, एक और चैप्टर लगता है वहां पर इसको इस सर्कल में दिखा दिया जाता है। जैसे मान के चलो ऐसा बोल दिया गया कि एक व्यक्ति जो है अपनी मासिक आय, उसकी कुछ इनकम है, उसमें से 10% तो घर का किराया दे देता है, 20% किस पे लगा देता है? भोजन पर लगा देता है, शिक्षा पर लगा देता, भोजन और शिक्षा पर लगा देता है, 25% उसमें से कपड़ों पे लगा देता है। तो हम यही मान के चलते हैं कि 100% है। और ये जैसे मैंने वृत्त आरेख भी बनाया, आगे आने वाले एक यूनिट के अंदर ये भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है, अलग से एक यूनिट बन जाती है। परसेंटेज में क्वेश्चन ऐसा दिखता है आपको इस तरीके से, और जब इस यूनिट में आता है तो इसको सर्कल के अंदर दिखाने लग जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सेम यहाँ भी बंदे की इनकम रिप्रेजेंट है, कह रहा है कि उनमें से 10% घर का किराया दे देता है, वो अपनी इनकम में से 20% भोजन और शिक्षा पे लगा देता है, और 25% कपड़ों पे लगा देता है, फिर कुछ बचते हैं। तो बेटा ये सिंपल सी बात है कि कोई बंदा अगर 100 रुपए कमा रहा है या 100% कमा रहा है, उसमें से 10% तो किराया दे रहा है वो, और 20% किसको दे रहा है? भोजन और शिक्षा को दे रहा है, 25% कपड़ों पे दे रहा है, और बाद में क्या है उसके पास 450 रुपए बच गए। इसके बाद बेटा वो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछे, चाहे यहाँ परसेंटेज में भी पूछ ले, चाहे यहाँ पाई चार्ट में भी पूछ ले, दोनों में सेम ही करोगे। बेटा देखना ध्यान से, सिंपल सी बात है, आराम से समझना कि मैं ये मान के चल लेता हूँ कि उसकी इनकम टोटल कितनी है? 100। यहाँ भी और यहाँ भी सेम ही कहानी है। उसमें से 10% क्या करता है? किराए पर लगाता है। 100% इनकम मानी उसकी टोटल, 10% क्या देता है बेटा? वो किराया। सुनते रहना बस बात को, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला कि भोजन और शिक्षा पर कितने परसेंट खर्च करता है?
20% खर्च करता है भोजन और शिक्षा पर। फिर 3 नंबर पे बोला 25% किस पे खर्च करता है, कपड़ों पे। इतनी बात समझ आई कि नहीं, ये कपड़ों पर। तो आप खुद सोचो 100 रुपये अगर वो बंदा कमा रहा है तो 10% तो खर्च कर दिए उसने किस पे, किराए पर। 20% भोजन और शिक्षा पर खर्च कर दिए, 25% कपड़ों पर। तो आप अगर देखोगे तो 25 और 20 45, 45 और 10 कितना हुआ, 55। 55 के बाद कितना बचा बेटा, 45%। कितना बचा, 45% क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगी उसके पास इनकम। 100% में से खर्चा तो वो कर देगा 55% का, बचेगा कितना, 45%। सेम ही बेटा कैलकुलेशन यही, यहाँ भी तो आप सेम ही करोगे कैलकुलेशन। बस यही है कि यहाँ ये क्वेश्चन परसेंटेज में आ रहा है और वहाँ ये क्वेश्चन एक अलग से यूनिट आती है उसमें दे देते हैं। सेम ही चीजें हैं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। खैर बात को समझो। तो यहाँ हमें जैसे बोला कि उसके पास 450 रुपए बचे हैं, कितने बचे बेटा, 450। आप बस आराम से देख के बताओ कि जब वो 55% खर्च कर देता है तो कितने परसेंट बच गए उसके पास रुपए, 45%। अगर मैं 100 रुपए उसकी इनकम मान रहा हूँ, आय मान रहा हूँ, तो उसके पास कितने परसेंट बच गए रुपए, 45%। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा 450 जो आ रहा है, ये 450 जो आ रहा है वो कितने परसेंट के इक्वल है बेटा, 45% के इक्वल है। बोलो बात समझ आई कि नहीं है। इसके बाद आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे। 100% में से ही सब जगह बांटा जा रहा है, कोई जरूरी नहीं इनकम से ही क्वेश्चन आए, कहीं और भी आएगा, लेकिन बात इतनी सी है कि 100 में से ही पार्ट अलग अलग बांटे जा रहे हैं। तो 450 45% के इक्वल है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि उसकी मासिक आय बताओ, यानी कि हमें किसकी वैल्यू पूछी है बेटा, इस 100% की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, इस 100% की वैल्यू पूछी है। तो आप गुणा कर दो बेटा 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 45 से कैंसिल 10 पे होगा, तो बेटा अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1000। इसी तरीके से बेटा देखना ध्यान से, 450 अगर 45% के बराबर है, हमसे पूछा मासिक आय तो मैंने गुणा कर दिया 100। मेरे से अगर पूछ रहा है घर के किराए पर कितना खर्च करता है, तो फिर आप बेटा किसका आंसर निकालोगे, इस 10% का। तो भी अपना आंसर देखना बेटा कितना आया, 10 गुणा 10 100 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन लेके हमने रखा है 45 तो बचा लेते तो थोड़ा बड़ी वैल्यू आ जाती, लेकिन क्वेश्चन को समझना ही है हमें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरीके से बेटा अगर 450 हमने देखा 45% के बराबर है, मासिक आय निकालना था, तब तो 100% की वैल्यू निकाल दी। जब घर का किराया निकालना है 10% की वैल्यू निकाल दी। अगर डायरेक्ट पूछता कि भोजन और शिक्षा पर खर्च बताओ, तब बेटा आप किसका उत्तर निकाल देते, 20% का आंसर निकाल देते। तब आप किसका आंसर निकालते, 20% का। तब आंसर बेटा अपना कितना आ जाता, देखना 20 गुणा 10 200 रुपये आ जाता, ठीक है जी। फिर इसके बाद 450 हमने देखा कितने परसेंट के बराबर है बेटा, 45% के। हमसे मासिक आय पूछा, 100% की वैल्यू निकाल दी गुणा करके। हमसे किराया पूछा, घर का 10% की वैल्यू निकाल दी। हमसे अगर भोजन और शिक्षा पे खर्च पूछा तो 20% की वैल्यू निकाल दी। अगर हमसे पूछा कि कपड़ों पर खर्च बताओ, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 25% की। तो बेटा परसेंट से परसेंट कैंसिल, 45 से कैंसिल 10 पे, कितना उत्तर आया बेटा, 250। इतना ही नहीं और भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन बोला, उसको भी देखना ध्यान से। इतनी चीज क्लियर है ना, देखना 450 बेटा किसकी इक्वल आया, बताना मेरे को, 45% की इक्वल आया। हमसे क्या पूछा कि कपड़ों पर खर्च, कपड़ों पर खर्च कितना है, 25%, ठीक है। और घर के किराए पर खर्च कितना है, 10% का अंतर बताओ। हमें पता है कि 450 किसके बराबर आया, 45% के। और हमसे इसने पूछा कि कपड़ों पे खर्च और घर पे खर्च जो है टोटल, उसमें अंतर बताना है। तो बेटा ये कपड़ों पर तो 25% खर्च है, घर के किराए पर खर्च 10% है, तो बताओ इनका अंतर कितना आया, 15% का। तो फिर बेटा 15% की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर देखो कितना आया अपना, 10 से कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया बेटा, 150 रुपये। तो यहाँ तक तो आपने बेटा ये चीज सीखी, और हर एक स्टूडेंट लगभग इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात आपकी। अब एक छोटी सी चीज आपको ये देखनी है, थोड़ा सा गौर करनी है, चीजों को आराम से समझना है। हर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेगा, मेरे को ये बात पता है,
चाहे पाई चार्ट में चाहे यहाँ, लेकिन हम हर एक चीज़ पे गौर करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, और यही हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हो चुका क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा, अब सुनना ध्यान से एक बात, मैं थोड़ा सा आपका माइंडसेट ही बढ़ाना चाह रहा हूँ, हल्का सा माइंडसेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं बेटा ये बोलता कि उसकी, जैसे मेरे को टोटल मासिक किराया पूछा, मैं मान लेता उसका मासिक किराया x रुपए है, कोई टेंशन नहीं है, चीज समझ आ चुकी है आपकी, सिर्फ आपका माइंडसेट थोड़ा ग्रो करवाने के लिए चीजें समझा रहा हूँ। कितने रुपए है? x रुपए। उसमें से बेटा 10%, 20%, कितना हुआ टोटल? 30%। 30 और 25% कितना हुआ बेटा? 55%। 55% जो है उसने खर्च कर दिया, किसका? टोटल इनकम का, जिसको इस बार मैं कितना मान रहा हूँ? x मान रहा हूँ। x का 55% खर्च कर दिया, तो बताओ x का कितने परसेंट बच गया? x का 45% बचा कि नहीं बचा? x का 45% क्या है? उसकी बचत है। टोटल का अगर 55% खर्च हो गया, तो टोटल का 45% उसकी क्या होगी बेटा? खर्च होगी। और यही टोटल का 45% किसके बराबर है बेटा? 450 के बराबर है। कितने के बराबर है? 450 की। तो देखना ध्यान से, x गुणा 45 बटा क्या आ गया बेटा? 100 बराबर किसके आ गया? 450 की। x की वैल्यू कितनी आ गई? 450 गुणा 100 बटा में 45, तो ये कट गया कितने पे? 10 पे। तो x का मान कितना आ गया? 1000, यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है? 1000 है। भाई टोटल का मैंने मान लिया 45% उसकी बचत रहेगी, उसको 450 के बराबर कर दिया। टोटल का 45% यानी कि 45 बटा 100 बराबर है 450 के, तो हमने आंसर कितना निकाल लिया? 1000। इसके बाद कुछ भी पूछे आपसे, जैसे आपसे पूछ ले बेटा कि उसका घर का किराया कितना है, तो हमें पता है टोटल आय का 10% है, तो टोटल आय 1000 का बेटा 10% कितना हुआ? 100 रुपए। तो घर का किराया बताओ कितना आ जाता? 100 रुपए आ गया। हमें पता है टोटल आय 1000 निकल गई, घर का किराया हमसे पूछा, तो टोटल आय का 10% है, तो 1000 का 10% बेटा 100 आ गया। अब आपसे पूछता कि भोजन और शिक्षा पे खर्च बताओ, वो कितना है बेटा? टोटल आय का 20%, टोटल आय कितनी है? 1000, और 1000 का बेटा 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 200 आ जाएगा। देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड देखो ध्यान से कि कपड़ों पर खर्च 25% है, वो पूछता, तो हम कहते टोटल का 25% खर्च कर रहा है किस पे? कपड़ों पे। तो बेटा 1000 टोटल इनकम है उसकी, उसका 25% कितना आ जाएगा बेटा? 250, तो ये कपड़ों पे खर्च। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा। या हमसे लास्ट क्वेश्चन बोला था कपड़ों पर और घर पे, जो घर के किराए में जो खर्च है, कपड़ों पर 25%, घर का किराया 10%, इनमें अंतर कितने का बेटा? 15% का। तो टोटल इनकम का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हर एक स्टूडेंट लगभग इसको आसानी से कर लेता है। लेकिन एक छोटी सी चीज पे अब आगे बढ़ना है बेटा, हमें आराम आराम से मैं हर एक चीज आपको क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का आराम से देख लो, ये बात आपके समझ आ चुकी है। ठीक है, इस तरफ आओ बेटा। यहां कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 33.33% घर के किराए पर, इनकम में से 33.33% घर के किराए पर। कंपैरिजन करवाता हूं मैं हमेशा, ताकि स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो। फिर कह रहा है 20% भोजन पर और शिक्षा पर, और 44.4/9% कपड़ों पर खर्च करता है, वह 450 रुपए बचा ले। तो वही सेम 4 क्वेश्चन यहाँ निकालने हैं। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेटा कोई फर्क नहीं है देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की है कि हमने जब 100 मान के भी इस क्वेश्चन को किया तो बड़ा प्योरली और बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अक्सर जब आएगा सिंपल ऐसा क्वेश्चन तो हमें बेटा ऐसे ही करना है, कोई दोहराई नहीं है इस बात। लेकिन चेंजेस कहाँ आते हैं वो भी तो मेरा बताना हक बनता है। इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप 100 मान के करने लगोगे, तो आप जैसे 100 उसकी इनकम मानोगे, तो आपको लगेगा कि उसने किराए पर खर्च किया कितना? 33.33%। कितने में से बेटा? 100 में से। उसके बाद भोजन पर खर्च कितना किया बेटा? भोजन और शिक्षा पर 20%। और फिर उसने खर्च किया किस पे? कपड़ों पे कितना? 44.4/9%। और बाद में उसकी क्या रहेगी बेटा? बचत। क्या रहेगी? बचत।
और बचत हमें कितनी बताई है, 450 रुपये बताई है। एक चीज सोचो बेटा, यहां जब वैल्यू थी कि 100 में से 3 चीजें, एक तो कितनी थी 10%, एक 20% और एक 25%, कितना आसान हुआ काम करना कि ये 55% टोटल उसका खर्चा है और बच कितना गया, 45%। क्या बेटा अब भी ऐसा सीन हो रहा है कि आप इन तीनों को जोड़ के बड़ी आसानी से 100 में से घटा पाओगे और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, बचे हुए रुपए। देखो थोड़ी सी दिक्कत फील हो रही है कि नहीं हो रही। बस इन दिक्कत जो होती है इनका ही तो सॉल्यूशन बेटा हमें निकालना है। अच्छा सीखना इसी को कहते हैं। तो फिर इनका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, 100 मान के मैं कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ तो आसान हो रहा है और मैं हमेशा 100 मान के ही करूँगा अगर बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिखा बेटा। लेकिन इनको ही तो हमें फास्ट करना होता है एग्जाम में, तो फिर कैसे करें। ये भी बहुत आसान है चीज़, बस इतना ही है कि एक स्टेप और नया समझना है आपको, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। और जो समझोगे उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो देखना ध्यान से बेटा बात को, इस चीज़ को मैं अब इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ी वैल्यू में कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है। तो बेटा मैंने क्या किया सुनना, कह रहा है कि किराए पर खर्च कितना किया, 33.33%। सुनते रहना, इस 33.33% को कितना लिखूं बेटा मैं, 1/3। ये क्या है बेटा, किराए पर खर्च। सुन लो बात, इसका मतलब ये है कि अगर वो बंदा 3 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 1 रुपया किस पे खर्च कर रहा है, किराए पर खर्च कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं इस बात में। फिर बेटा मैं आगे बढ़ू, 20% को कितना लिखा मैंने, 1/5, या यहां लिख लेता हूं 1/5। ये जो है बेटा भोजन प्लस शिक्षा पर खर्च है उसका। इसको पढ़ूं तो ये लाइन कह रही है कि अगर वो 5 रुपए कमाता है तो उसमें से 1 रुपया किस पे लगाता है, भोजन और शिक्षा पे लगाता है। यही बात तो है, ये बोल रहा है जो बोल रहा है इन बातों को, है ना। तीसरी जो बेटा बात है कि कपड़ों पर 44 सही 4/9%, यानी कि 4/9, ये किस पर, कपड़ों पर। अब इन बातों को ध्यान से समझो तो ये क्लियर हो रहा है कि किराया जो है घर का, उसके बारे में जो बोला वो लाइन ये कह रही है कि अगर वो 3 रुपए ही कमाता हो तो उसमें से 1 रुपया देता है किराया घर का। दूसरी लाइन कह रही है कि अगर वो 5 रुपए कमा रहा है तो भोजन और शिक्षा पर कितना खर्चा कर रहा है, 1 रुपया। ठीक है बेटा। थर्ड लाइन कह रही है कि अगर वो 9 रुपए टोटल कमा रहा है तो उसमें से 4 रुपए किस पे उड़ा रहा है बेटा, कपड़ों पर। बात तो बड़ी आसान है ये भी, लेकिन एक दिक्कत है, उसकी कमाई तो वही है ना, एक ही होगी, बदलेगी थोड़ी कमाई उसकी। यहां तो कमाई 3 रुपए बता रहा है, यहां कमाई 5 बता रहा है, यहां कमाई कितनी बता रहा है, 9। बस इतनी सी दिक्कत है हमारी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को इसकी कमाई तो इक्वल करनी पड़ेगी सब जगह पर। तो मैंने देखा ध्यान से कि 9, 5 और 3 का लघुत्तम क्या हो सकता है, कि कौन सा ऐसा टेबल हो सकता है जो इन तीनों से कटे, कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है जो इन तीनों से कट जाए। तो इनका एलसीएम तो 45 आया। तो मैं क्या करता हूं, इन तीनों जगह पर क्या करता हूं, 3, 5 और 9 का लघुत्तम 45 बना। तो 45 बनाने के लिए बेटा इसको 15 से गुणा करना पड़ेगा। अब 15 से गुणा बेटा एक जगह नहीं, ऊपर और नीचे दोनों जगह ही तो करोगे। तो 45 बनाने के लिए मैंने इसको गुणा कर दिया 15 का, ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ। क्लियर बात। इसे बेटा 45 बनाना चाहूं तो 5 निमा 45, 9 का गुणा कर दूंगा नीचे भी और ऊपर भी। इसे बेटा 45 बनाऊंगा तो क्या करूंगा बताओ मेरे को, 5 का गुणा कर दूंगा नीचे भी और ऊपर भी। तो अब अगर मैं चीज को पढ़ने की कोशिश करूं तो इससे पता चला अगर वो 45 रुपए टोटल कमाता है तो उसमें से 15 एकम 15 रुपए किराया देता है। अगर वो 9×5 45 रुपए कमाता है तो 9 एकम 9 रुपए भोजन और शिक्षा पर खर्च करता है। अगर वो 45 रुपए कमाता है तो 4×5 20 रुपए कपड़ों पर खर्च करता है। तो जो चीज 100 मान के मेरे को दिक्कत दे रही थी, विद इन 1 सेकेंड मेरे लिए वो आसान हो गई। किसके यूज से बेटा, फ्रैक्शन के यूज से। इसीलिए अब यहां पर सारे क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएंगे। देखना ध्यान से,
टोटल इनकम उसकी 45, हर जगह 45 है। 45 में से किराया कितने रुपए बेटा 15 रुपए, भोजन और शिक्षा पे खर्च 9 रुपए, कपड़ों पर खर्च 5 का 20 रुपए। जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर आएंगे। बचत कितनी बोली है 450। देखना बेटा 15 यहाँ खर्च, 5 का 20 यहाँ खर्च, 20 और 15 कितना हुआ 35, 35 और 9 देखो बेटा कितना हुआ 44। तो टोटल 45 कमा रहा है, उसमें से खर्चा 3 जगह पर कितना हो गया उसका 44 रुपए। तो बचत बेटा कितने की है बताना मेरे को 1 रुपए की। बस तो बेटा जी 450 क्वेश्चन वाला उत्तर रखोगे, बचत किसके बराबर है 1 के। अब जो भी उत्तर निकालना चाहते हो निकाल लो। उसकी मासिक आय पूछे तो गुणा कर दो किसका बेटा 45 का, ये लो। तो अगर उत्तर जो गुणा करोगे तो आ जाएगा बेटा 20,250 रुपए। इसी तरीके से 450 अगर 1 के बराबर आया है और हमसे पूछे कि किराए पर खर्चा बताओ, तो किसकी वैल्यू निकालोगे बेटा 15 की। तो गुणा कर दो 15, कर दो मल्टीप्लाई, 15 पंजा 75, हंसलाई 7, 15 चौका 60 और 7 67, कितना आया बेटा 6,750 रुपए। आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि 450 बराबर है 1 के, और आपसे पूछे कि भोजन और शिक्षा पर खर्चा कितना है बेटा 9, तो 9 की वैल्यू निकाल दो बेटा, कर दो मल्टीप्लाई, 9 पंजा 45, हंसलाई 4, 9 चौका 36 और 4 40, कितना आया बेटा 4,050 रुपए। देखते रहना यहाँ पर। आपको ये बात क्लियर हो चुकी है 450 की वैल्यू 1 के बराबर है। और फिर आपसे पूछे क्या क्या आ गया, घर किराया भोजन शिक्षा आ गया, कपड़ों पर खर्च पूछ ले तो कितना है बेटा देखना 4 पंजा 20 रुपए। तो 20 की वैल्यू निकाल दो, कितना है बेटा 45 गुना 90, 9,000 रुपए। क्लियर है बात। और देखना ध्यान से, टोटल देखो 20,250 आया, सब निकल गए, किराया भी निकल गया, भोजन और शिक्षा का आंसर भी आ गया और बचत भी आ गई। और भी क्वेश्चन पूछ लो चाहिए, जैसे यहाँ पूछा था कि कपड़ों पर खर्च, कपड़ों पर खर्च कौन सा, कपड़ों पर खर्च कौन सा ये वाला, और घर का किराया कौन सा ये वाला, दोनों में अंतर बताओ। तो आपको तो ये बात एक ही याद रखनी है कि 450 किसके बराबर आए 1 के। और कपड़ों पे खर्च और घर के किराए में अंतर बताओ। यहाँ 20 रुपए खर्च कर रहा है, यहाँ 15, कितने का अंतर है बेटा 5 का। तो 5 की वैल्यू निकाल दो, कितना आंसर आ गया देखना 0, 5 5 25, हाँ साला 2, 5 का 20 और 2 22, कितना उत्तर आया 2250। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन अब आपकी लाइफ में आ जाए कि एक 100% की वैल्यू में से या एक बड़ी वैल्यू में से उसको अलग अलग पार्टों में बांटना है। कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे यूं रिप्रेजेंट कर ले, यूं रिप्रेजेंट कर ले, चाहे बेटा पाई चार्ट में दे दे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इतनी बात क्लियर है, आराम से फटाफट समझ लो। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय कह रहा है कि 10% उसने बोला कि घर का किराया 100 में से 20% भोजन, 25% कपड़ों पे खर्च करता है, बचत 450 है। तो कुछ भी आंसर हमसे पूछ सकता है। तो बस 20 और 10 30 और 25 कितना हुआ 55% खर्च कर रहा है, बचत कितनी है 45%। तो बेटा 450 किसके बराबर है बताना 45% बचत के। पूछे कि मासिक आय कितनी है, तो आप गुणा कर दो किसका 100% का, क्योंकि 100 मान रहे हो, गुणा 100 कर दो। तो पर आंसर कितना है बेटा, कितना है बेटा 1,000 रुपए। और जो भी पूछे वो निकाल ही सकते। बाई चांस अगर वैल्यू इस तरीके से आ जाए कि परसेंटेज ऐसा है, बांटना तो 100 को ही है, बांटना तो किसको है बेटा 100 को ही है, लेकिन ये जो परसेंटेज दी थोड़े मुश्किल दी है। तो बस आप लिखो 1/3, 20% 1/5 और 44 सही 4/9%, 4/9। अब एक ही चीज को 100% कोई एक ही वैल्यू उसकी इनकम को बांट रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये भी उसकी इनकम में से 1 रुपया दे रहा है, ये भी इनकम में से दे रहा है, ये भी इनकम में से दे रहा है। तो इनकम तो बराबर रखनी पड़ेगी। 45 करने के लिए गुणा 15 15 गुणा 9 9 गुणा 5 गुणा 5, चलो जी 45 रुपए टोटल कमाता है, 15 किराए पर, 45 टोटल कमाता है 9 शिक्षा और भोजन पर, 45 टोटल कमाता है 20 रुपए किस पर कपड़ों पर। ये लो जी, अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व।
तो टोटल 25 और 15 कितना हुआ 20 और 15 कितना हुआ 35, 35 और 9 कितना हुआ 44, 45 में से 44 तो खर्च हो गए, बचा कितना 1। तो बेटा 450 किसके बराबर आया 1 के। जो भी पूछे टोटल इनकम पूछे गुणा कर दो 45 और अपना आंसर कितना आ जाएगा बेटा, देखना ध्यान से 20 25 कितना आ गया 20,250। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पहले तो इस पे गौर करते हैं और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है बेटा बात। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करना बेटा। पाई चार्ट में भी आ जाए तो सेम ही थिंग चलेगी। बस इतना है बेटा, मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को हर तरीके से क्लियर करवाना। मैं ये नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पे यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो बस सिर्फ इतना सा ही काम कर दूं कि हाँ जो जो क्वेश्चन मेन मैंने बोल दिया करवा दिए और मेरा चैनल यूं ग्रो कर जाए फटाफट। मेरे को कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा तो बेटा कोई टेंशन नहीं, और जिनको ज़रूरत है वहाँ अपने आप ही शेयर हो जाएगा। कहने की ज़रूरत ही नहीं होती इस बात को, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है कि जो सीखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। मेरा मोटिव बस उतना सही है। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस जब हम सीख गए तो प्रैक्टिस यहाँ भी करवा रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। और जब मेरे को टाइम लगा तो मैं खुद तो बुक्स को सॉल्व करवाऊंगा ही, बुक्स करवा दूंगा, क्वेश्चन जो भी होंगे एग्जाम्स में उनको सॉल्व करवा दिया करूंगा। बट पहला मेरा काम सिलेबस करवाना ही है। तो ये बात क्लियर हुई। अब बेटा इस पे क्वेश्चंस करते हैं, बड़े आराम से करना, कोई टेंशन नहीं है। जहां लगे यहाँ 100% से सॉल्व हो रहा है कर दो, कोई नहीं रोक रहा अपने को। लेकिन अगर परेशानी आई तो उसको भी सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। चलो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो। भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% क्या करता है दान करता है। भुवनेश का टोटल वेतन मान लो 100 रुपए है। कितने रुपए है 100 है। उसमें से क्या करता है बेटा 30% तो किस पर खर्च करता है भोजन पर, और 3% बेटा क्या करता है दान करता है। क्लियर है बात। वह इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है इन दो उद्देश्यों पर 2310 रुपए खर्च करता है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है उसका मासिक वेतन बताओ। उसका मासिक वेतन कितना है 100 में से क्या कर रहा है 30% भोजन पर और 3% दान कर रहा है। और कह रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों मदों पर वो टोटल खर्चा 2310 रुपए कर रहा है। तो सिंपल है बेटा, इन दोनों पर टोटल खर्चा कितना है 33% है। क्वेश्चन कितना खर्चा बोल रहा है 2310 बोल रहा है। तो 2310 बेटा किसके बराबर आ गया 33% के बराबर आ गया। अब जो भी पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या पूछा अपने से उसका मासिक वेतन, तो गुणा कर दो बेटा 100%। इसकी वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज से परसेंटेज काटो 33 7 231। तो बेटा अपना आंसर कितना आ गया 7,000 रुपए उसका क्या होगा मासिक वेतन होगा। और इस क्वेश्चन में आप मेरे को ये बताओगे कि भोजन पर उसने कितना खर्चा किया और दान उसने कितना दिया। आपको पता है कि 2310 किसके बराबर आ गया 33% के। तो आपको 30% की वैल्यू निकाल के बतानी है, मतलब भोजन की वैल्यू बतानी है कि कितने रुपए खर्च होते हैं, और दान की वैल्यू बतानी है 3% की वैल्यू आंसर में बतानी है कमेंट सेक्शन में। क्लियर बात बिल्कुल। चलो इसी तरीके से होगी प्रैक्टिस। बस देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन बताओ। कोई टेंशन नहीं है। देखो 40 और 20 60, 10 70 और 10 80, 80% खर्च कर दिए, बचे कितने 20%। बड़े आराम से करो क्वेश्चंस को, मैं समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम जरूर लगेगा, बाकी होता कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस है उसके बाद। बस देखो 100% में से टोटल बेटा देखना, एक जगह तो कह रहा है 40% तो कर दिए भोजन पर, ठीक है भोजन पर, और उसके बाद 20% कर दिए घर के किराए पर खर्च, किसमें से इस 100 में से। उसके बाद कह रहा है कि 10% खर्च कर दिए किस पे बेटा मनोरंजन पर, ठीक है। फिर हमें कह रहा है कि 10% खर्च कर दी किस पे यातायात पर, इसी 100 में से, ठीक है। और फिर कह रहा है 1500 रुपए बचा रहा है और बचत बताई है 1500। तो आप देखो 40 और 20 60, 10 70 और 10 80, 80% तो खर्च ही हो गए। 100 में से कितने परसेंट बचत रहेगी बेटा 20% क्या रहेगी बचत रहेगी। तो बेटा क्वेश्चन में बचत कितनी बताई है हमें 1500 बताई है। तो क्वेश्चन में 1500 बचत किसके बराबर है बेटा 20% के बराबर है। और आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे उसको मल्टीप्लाई में
कर दो। हमसे पूछा क्या, मासिक वेतन कितना है, और वेतन हमने कितना माना है 100%, तो हमें 100% की क्या निकालनी है बेटा वैल्यू। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से कैंसिल, 5 पे 15 पंची 7500 बेटा अपना क्या आ गया आंसर आ गया। कितना आ गया 7500 आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी आप मेरे को बता देना कि भाई अगर आपसे पूछे भोजन पर कितना खर्च किया, उसका उत्तर बताना, मतलब 40% की वैल्यू निकालना, घर के किराए के निकाल के बताना, मनोरंजन की और यातायात की, सभी की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना। देखेंगे कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो बेटा। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। पहली बात तो ये है कि 2500 टोटल लोग हैं, मतलब 100% हैं, उनमें से सिर्फ 60% लोग जो हैं बचत करते हैं। आगे बताया है बचत करने के तरीके। कहता जो बचत करते हैं ना, 2500 में से 60% लोग बचत करते हैं। अब बचत करने वालों में 30% लोग तो बैंक में डाल के आते रुपया बचत करने के लिए, 32% लोग डाकघर में जाते हैं, और बचे लोग क्या करते हैं शेयर से बचत करते हैं। तो शेयर धारकों की संख्या बताओ। बड़े आराम से समझो बेटा। पहली बात तो ये है कि टोटल लोग 2500 हैं, और 2500 में से बचत कितनी करते हैं ये चीज देखनी बड़ी जरूरी है। तो 60% यानी कि कितना, टोटल 2500 का 60% यानी कि 3/5, 60% यानी कि 3/5, 5 से कट गया 500 पे, 500 गुणा 3 यानी कि 1500 लोग ऐसे हैं, 1500 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा बचत करते हैं। क्या करते हैं बेटा बचत करते हैं। ये 1500 अब अपने आप में 100% है। अच्छा 1500 में से क्या होता है कि कितने परसेंट, देखना ध्यान से, इन 1500 में से 30% लोग, ये अपने आप में 100% ही है। अब 30% लोग तो बैंक में जाते हैं, किसमें बैंक में बचत करते हैं। बचे 32% लोग किसमें बेटा डाकघर में जाते हैं बचत के लिए। तो आप बताओ कि ये टोटल अगर 100% है बचत करने वाले लोग, 100% यानी कि 1500 आ गया है ना, तो ये 100% में से 30% तो बैंक में जाते हैं, 32% डाकघर में जाते हैं। तो 30 और 32 कितना हुआ बेटा, देखना ध्यान से, 62%। और पीछे कितना बच गया 100% में से 38%। तो 38% लोग बचे, वो क्या किस में जाते होंगे बेटा शेयर में अपनी बचत करते होंगे। किस में बेटा शेयर में बचत करते होंगे। और हमसे क्या पूछा, शेयर धारकों की संख्या पूछी है, यानी कि 38% की वैल्यू पूछी है। तो बेटा 1500 लोग ऐसे थे जो बचत करते थे, और बचत करने वाले ही ये सारे लोग हैं। तो 1500 को मैंने कितने परसेंट के बराबर माना, 100% के बराबर माना, क्योंकि बचत करने वाले लोगों की ही बात की गई है यहाँ पर, सारे लोगों की बात नहीं की। सारे लोग तो 2500 थे, उसका 60% यानी कि 1500 लोग ही बचत करते हैं, और उसके बाद बचत के तरीके ही उनके बताए गए हैं। तो 1500 100% के बराबर है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा 38% की वैल्यू निकालनी है। किसकी 38% की। तो बेटा परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 गुणा 38, 15 8 120, हासिलाई कितनी 12 यानी कि 12, 15 किया 45, 45 और 10 55 और 2 57। तो बेटा अपना आंसर कितना आया 1570 लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट कह लो या शेयर में अपनी बचत करते हैं। तो बेटा अब आपको मेरे को इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कितने लोग हैं जो बैंक में जाकर बचत करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो डाकघर में पैसा जमा करवाते हैं। क्लियर है बेटा बात। आगे बढ़ो। देखो हर एक चीज आपके लिए भी दे रहा हूं मैं करनी, ठीक है, और मैं भी चीज क्लियर करवा रहा हूं आपको। क्लियर है ना बेटा बात यहाँ तक। आगे देखो बेटा क्वेश्चंस को आराम आराम से समझते रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस भी करते रहो। कह रहा है कि मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, इसकी सैलरी मान लो 100% है। इसमें से कह रहा है कि 35% बेटा भोजन पर खर्च कर दिया इसने, और 5% बेटा इसने किस पे कर दिया शिक्षा पर खर्च। क्लियर है बात। फिर क्या बोला, जनवरी 2011 में उन्होंने इन दो मदों पर 17,600 रुपए खर्च किए। इन दो मदों पर टोटल खर्च आप देख के बताओ बेटा। 100% में से भोजन और शिक्षा पर टोटल खर्चा कितना हुआ है 40%। कितना हुआ है 40%। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2011 की जनवरी में इन दो मदों पर जो खर्चा है वो कितना है 17,600। कितना बेटा 17,600 रुपए खर्चा है इन दो मदों पर।
तो 17,600 किसके बराबर आया बेटा? 40% के बराबर आया। किसके बराबर आया? 40% के बराबर आया। तो हमसे पूछा गया है कि उस महीने का वेतन क्या था, तो हमें उस महीने का यानी कि जनवरी माह का वेतन बताना है। कितने परसेंट है? 100% की वैल्यू बतानी है। तो बेटा गुणा कर दो 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 का टेबल पढ़ दो बेटा। 4 चौका 16, बचा एक 16, 4 चौका 16, कट गया कितने पे? 4400 पे। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा बेटा कितना? 44,000 रुपये। तो उसका जनवरी माह का जो वेतन होगा वो कितना होगा बेटा? 44,000 रुपये। बात को आराम से सुनना। इस क्वेश्चन में एक अच्छी चीज और बताऊंगा आपको मैं। देखो, एक बंदा है, वो जितनी भी इनकम कमाता है उसमें से वो कह रहा है कि किसी जनवरी के महीने में वो टोटल इनकम में से 35%, टोटल इनकम उसी महीने की मान रहे हैं हम, ठीक है, पूरे साल की नहीं मान रहे। 100% में से 35% भोजन पर और 5% शिक्षा पे खर्च किया। तो बताओ जनवरी महीने की उसकी इनकम में से कितने परसेंट खर्च किया दोनों मदों पर? 40%। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों मदों पर जनवरी मंथ में खर्चा कितना था? 17,600। तो बेटा 17,600 किसके बराबर आया? 40% के। तो कह रहे हैं जनवरी मंथ में उसकी इनकम बताओ। तो उसकी जनवरी मंथ में इनकम कितनी आ गई? 100% यानी कि 44,000 रुपये। और अगर आपसे ऐसा कह दे कि साल के हर महीने में वो बराबर ही पैसा कमाता है, जैसे जनवरी में कितना कमाया उसने? 44,000 रुपये कमाए, ठीक है, और ये बात कह दे कि हर महीने, साल के हर महीने वो इक्वल बराबर ही रुपए कमाता है, तो बताओ साल की उसकी इनकम क्या है? तो बेटा जनवरी मंथ की इनकम 44,000 आती, तो आप इसको गुणा कर देते 12 से, तो साल की इनकम उसकी आ जाती। क्लियर है बेटा बात? तो बस आपको यही बताना अब इस क्वेश्चन में मेरे को कि जनवरी मंथ में उसने भोजन पे कितने रुपए खर्च किए थे और जनवरी मंथ में उसने शिक्षा पर कितने खर्च किए थे, यानी 35% और 5% की वैल्यू भी आप निकाल के बताना। ठीक है बेटा, बढ़ो आगे देखो। चलो स्टूडेंट्स, आगे जो अभी हमने चीज सीखी है उसका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, उसको देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चंस में से बेटा जो ये नीचे नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इसी तर्ज पर है जो अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले। देखना ध्यान से क्या बोल रहे क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में 14 सही 2/7% किताबें तो इंग्लिश की हैं और 16 सही 2/3% यानी कि 16.66% किताबें किसकी हैं? मैथ्स की हैं। और 7 सही 1/7% किताबें पंजाबी की हैं एवं बची हुई किताबें किसकी हैं? एसएसटी की हैं। तो यदि टोटल किताबें 84 हो, कितनी हो बेटा? 84 यानी कि 84 हो, तो एसएसटी की बुक्स यानी कि किताबें हमें बतानी है। देखा जाए तो क्वेश्चन में बेटा सिर्फ इतनी सी बात है कि टोटल 100% में से आप ये वाले 16 से 2/3%, 14 से 2/7% और 7 से 1/7% को जोड़ दो पहले तो, फिर आप 100% में से घटा दो। जब इन तीनों को जोड़ के आप 100% में से घटाओगे तो पीछे कितनी किताबें बचेंगी? जो भी बचेंगी वो किसकी होंगी बेटा? एसएसटी की ही होंगी। टोटल किताबें हमें 84 दे रखी है, लेकिन बात इतनी सी है कि इनको जोड़ के और 100 में से घटाना ही तो दिक्कत है हमारी। इसी को तो हमने अच्छे से सीखा है। तो बेटा फिर मैंने एक जेन्युइन सा तरीका अप्रोच बताई थी आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। तो बेटा कैसे करोगे आप इसको? वही तरीका लगाओगे। देखना, इंग्लिश की किताबें कितनी बोला बेटा? 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में हम लिखते हैं 1/7। कितना लिखते हैं? 1/7। तो इंग्लिश की किताबें 1/7 हुई। कहने का मतलब टोटल किताबें 7 हैं, तो उनमें से एक किताब बेटा किसकी है? इंग्लिश की है। क्लियर है बात? 16 सही 2/3% को बेटा जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो लिखते हैं 1/6। कितना बेटा? 1/6। इसका मीन्स हुआ कि अगर टोटल किताबें 6 है तो उसमें से मैथ्स यानी कि गणित की किताब 1 है। लास्ट लाइन है कि पंजाबी की किताबें 7 सही 1/7% है और 7 सही 1/7% फ्रैक्शन में होता है बेटा 1/14। ये पंजाबी की किताबें। तो ये तो लाइन कह रही है कि 7 टोटल किताबें, 1 इंग्लिश की। ये कह रही है 6 टोटल किताबें हों तो 1 मैथ्स की। और ये कह रही है लाइन कि 14 अगर टोटल किताबें हैं तो उसमें से एक क्या होगी? पंजाबी की। लेकिन बात तो यही है कि टोटल किताबें तो इक्वल रहनी चाहिए सब जगह। तो बस यही करना है कि टोटल किताबों को बराबर। बेटा 7, 6 और 14 का हमें एलसीएम लेना है यानी कि लघुत्तम लेना है।
एक छोटी सी अप्रोच बताता हूँ लघुत्तम की। देखो, इन तीनों में से बड़ी संख्या 14 है ना 14। तो आप ये देखो कि अगर तो इस 14 में 7 का और 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, फिर तो एलसीएम 14 ही होगा। लेकिन देखो 14 में 7 का ही पूरा पूरा भाग जाता है, 6 का नहीं जाता, इसलिए एलसीएम 14 तो है नहीं। फिर आप 14 से आगे बढ़ जाओ, 14 दूना 28। बेटा 28 में 7 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो एलसीएम 28 भी नहीं है। फिर आगे बढ़ो, 14 तिया 42। 42 में बेटा 7 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 6 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, तो एलसीएम कितना हुआ हमारा 42, यानी कि 42 हुआ। तो इनको 42 ही बनाना पड़ेगा बेटा। इसे 42 बनाने के लिए 6 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, बस ये बन गया 42। इसको 42 बनाने के लिए 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, और इसे 42 बनाने के लिए बेटा आप क्या करो, 3 का गुणा कर दो ऊपर और नीचे। वो बात समझ आई। इससे ये क्लियर हो गया कि टोटल किताबें अगर 42 हैं तो उसमें से अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश की किताबें 6 हैं। 42 टोटल हैं तो मैथ्स की किताबें 7 हैं। टोटल अगर 42 हैं तो उसमें से 3 किताबें किसकी है बेटा, पंजाबी की हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हमसे क्या बोला गया कि बची हुई किताबें एसएसटी की हैं यदि कुल किताबें 84 हैं। ये 84 क्या दी हैं बेटा, टोटल किताबें। तो आप देख के बताओ बेटा कि टोटल किताबें कितनी देखी हमने, 42। इसका मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है 84, वो किसके इक्वल है बेटा, इस 42 के इक्वल है। क्वेश्चन वाली वैल्यू को ऊपर रखना। टोटल किताबें यहाँ कितनी हैं, 42 हैं। अब जो भी आंसर आपसे पूछे आप मल्टीप्लाई कर देना। पूछा हमसे क्या कि बची हुई किताबें एसएसटी की है, तो एसएसटी की हमें किताबें बतानी है। तो देखो स्टूडेंट्स, 6 किताबें इंग्लिश की, 7 किसकी हैं, मैथ्स की, 3 किसकी हैं, पंजाबी की। तो 7 और 6 13, 13 और 3 कितना हुआ, 16। तो 16 किताबें तो इन 3 सब्जेक्ट की हैं। तो 42 में से 16 अगर इन 3 सब्जेक्ट की हैं तो पीछे कितनी बच गई बेटा, 42 में से 16 घटाओ, पीछे बचा कितना, 26। तो वो 26 किताबें किसकी होंगी, एसएसटी की होंगी, और उसी की हमें वैल्यू निकालनी है। 84 बेटा टोटल किताबें बराबर आया किसके, 42 के टोटल किताबों के। अब एसएसटी की किताबें निकालनी कितनी है, 26। तो आपको 26 की ही वैल्यू निकालनी है बेटा, गुणा कर दो 26, 2 पे कटा तो 26 दूना 52। अपना आंसर कितना आ गया कि एसएसटी की किताबें कितनी होंगी, 52। आई होप ये फर्स्ट फंडा आपको क्लियर हो चुका है। और इसमें मैंने आपको ये बताया है कि टोटल 100% चीज में से हमें अलग अलग जगह पर चीजों को क्या करना है, बांटना है। किस में से, टोटल 100 में से। और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी क्लियर करवा दिया। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात। अब बढ़ते हैं आगे, और ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उस पर गौर करना। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन हम चलेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद बातें हमारे अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक स्टूडेंट्स तो हमने क्या देखा है, 1 मिनट के लिए सुनना बात को, कि टोटल 100% कोई चीज होती है, उसमें से हम अलग अलग पार्ट बांट रहे हैं इस तरीके से। ये पहली किताबें 100 में से, दूसरी, तीसरी और शेष बच गई। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं, वो तो चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब आगे देखते हैं कि उस 100 में से चीज को कैसे बांटा जा सकता है, उसका दूसरा तरीका क्या है। चलो स्टूडेंट्स अब आ जाओ इस बात पर। अब आगे वाली जो चीज है उनको समझते हैं ध्यान से। इसको देखना बेटा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है इस पर गौर करते हैं। देखो, जो पहले तो बताया 100 में से कैसे बांटते हैं, वो डायरेक्ट वे बता दिया। अब इनको कैसे बांटा जाता है कि 100% चीज को हम किस और तरीके से बांट सकते हैं, उन पर क्वेश्चन है। बड़े आराम से समझना चीज को, बड़ी आसान चीज है। देखना, कह रहे हैं कि स्कूल में कुल किताबों में से 20% किताबें किसकी हैं, गणित की हैं। फिर जो 20% के बाद बच गई, यानी कि शेष किताबें जो बच गई, उनका 30% किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। इंग्लिश की भी देने के बाद फिर जो किताबें बच गई उनका 25% किसका है, पंजाबी का। फिर पंजाबी की निकालने के बाद जो बच गई वो किताबें कितनी है बेटा, 84 है। तो हमें ये बताना है कुल किताबें कितनी है। बात को पहले आराम से समझो, 100 मान के करते हैं चीज को, फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखना बेटा, मैं ये मान लेता हूँ, और खास बात इस क्वेश्चन में ऐसा जरूर लिखा होगा कि बची हुई किताबों का या शेष किताबों का, ये चीज बार बार लिखी जाएगी आपको इस क्वेश्चन के अंदर। बात को आराम से समझो, कोई रट्टा फिरेशन नहीं करना। सुनो, मैं ये मान लेता हूँ टोटल किताबें कितनी हैं, 100। क्लियर है बात। टोटल किताबें बेटा कितनी मान ली मैंने, 100। अच्छा, इसमें से अगर 20% किताबें किसकी हैं, मैथ्स की। टोटल 100 में से 20% किताबें किसकी हैं, मैथ्स की हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे कितनी किताबें बच गई बताना मेरे को, 80 किताबें बच गई। कितनी बच गई बेटा, 80 किताबें।
अब कह रहे हैं कि शेष किताबों का, यानी कि इन 80 का 30% इंग्लिश की किताबें हैं। इस 80 का बेटा कितने परसेंट, 30% किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की। तो देखो 100 का तो 20% यानी कि 20 किताबें, यानी कि 20 किताबें तो किसकी होगी बेटा, गणित की हो गई। फिर बची कितनी, 80। इन 80 का 30%, 80 का 30% बेटा कितना आ जाएगा, 24। 8 दिया 24। 24 किताबें जो होंगी वो किसकी हो जाएंगी बेटा, बताना मेरे को, इंग्लिश की हो जाएंगी। तो 80 में से 24 किताबें इंग्लिश की हो गई, ये मैथ्स की थी। तो 80 में से 24 घटाओ, पीछे कितना बच गया, 56 किताबें बच गई। क्लियर है बात। अब इन बची हुई किताबों में से, इन 56 में से 25% किताबें किसकी हैं, पंजाबी की। तो इस 56 का बेटा 25% बताओ कितना आएगा मेरे को, 56 का 25% यानी कि चौथा हिस्सा 14 किताबें आएंगी, और वो 14 किताबें किसकी होंगी बेटा, पंजाबी की। तो पीछे कितनी बच गई ये बताओ, 56 में से 14 कम करो तो पीछे बच गया 42। कितना बच गया, 42। तो फाइनली किताबें कितनी बच गई बेटा, 42 किताबें बच गई। बात को आराम से सुनो ध्यान से। टोटल किताबें 100, उनमें से 20% गणित की किताबें निकाल दो, कितनी बच गई, 80। इन 80 का 30%, 80 का 30% यानी कि 24 किताबें किसकी निकल गई, इंग्लिश की। 80 में से 24 निकाल दो, पीछे कितनी बच गई, 56। इन बची हुई यानी कि 56 का 25% किताबें क्या है, पंजाबी की हैं। तो 56 का 25% यानी कि 14 किताबें क्या है, पंजाबी की हैं। तो फिर फाइनली कितनी बच गई, 56 में से 14 घटा दो, 42 किताबें बच गई। और हमसे क्या क्वेश्चन में बोला, 84 किताबें बची हैं। कितनी किताबें बची बोला, 84। तो बेटा 84 किसके बराबर है, बताना मेरे को, 42 के। किसके बराबर है, बची हुई किताबों 42 के। अब हमसे आंसर क्या पूछा, कह रहा है कि कुल किताबें बताओ। कुल किताबें कितनी मानी हमने, 100। तो गुणा कर दो बेटा 100, 42 दूना 84, तो अपना आंसर कितना आ गया, 200। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई। अब खास बात ये है कि पहली चीज तो ये, जब हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो है काफी लेंथी आगे से आगे आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले रहा है काफी। और दूसरी बात, अगर परसेंटेज वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज देगा तो भी दिक्कत आएगी। कैसे आएगी उस बात को यहाँ समझते हैं, ठीक है। देखना कैसे, यहाँ अगर मैं करूँ इस सवाल को कि टोटल किताबें मैं मान लूँ 100 स्कूल के अंदर मान ली, फिर उसमें से कह रहे हैं 16 से ही 2/3% किताबें किसकी हैं, मैथ्स की। तो इसमें से 16 से ही 2/3% किताबें तो है मैथ्स की। तो बेटा पीछे यानी कि शेष कितनी बच गई, 83 सही 1/3 किताबें बच गई। बची कि नहीं बची। अब कह रहा है कि शेष में से 12.5% किसकी हैं, हिंदी की हैं। यानी कि जो शेष बच गई इनका कितने परसेंट निकालना है मेरे को, 12.5% निकालना है। वो किताबें किसकी आ जाएंगी, वो किताबें हमारे पास आ जाएंगी किसकी, हिंदी की। देखो यहाँ भी तो यही किया, टोटल किताबें 100, 20% मैथ की निकाल ली। यहाँ टोटल किताबें 100, 16 से 2/3% किताबें मैथ की निकाल ली। पीछे यहाँ बची 80, यहाँ बची 83 से ही 1/3। फिर यहाँ जो बच गई उसका 30% इंग्लिश थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो बच गई उसका 12.5% किसके हैं, हिंदी की। तो जैसे यहाँ हमने 80 का 30% निकाला था, वैसे यहाँ भी तो 83 का 12.5% निकालना पड़ेगा। जब आप 83 सही 1/3 का 12.5% निकालोगे तो यहाँ आपका आंसर पॉइंटों में आया कि नहीं आया। पॉइंटों में क्या आया, हमारी कैलकुलेशन पूरी ही हार्ड हो चुकी है। हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। बस इन्हीं चीज़ों से हमें सबक सीखना है और हमें चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है। और मेरी यही कोशिश रहती है बेटा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाए। तो फिर हमने इसका सॉल्यूशन क्या किया, क्या किया जाए। तो एक बात आराम से देखना बेटा, जब मैं इस क्वेश्चन का एनालिसिस किया हमने कि इसमें दिक्कत यहाँ जो आ रही है इसका फिर हल क्या किया जाए। ऐसी परेशानियां तो पहले भी आ चुकी हैं, उनका सॉल्यूशन मैं निकाल भी चुका हूँ। कहाँ आई थी वो परेशानी, थोड़ा सा याद करवाता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने एक बार आपसे ये बोला था कि मान लो कोई संख्या 100 है, उसको मैं 10% क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो कितनी रह गई बेटा, 90। फिर संख्या को वापस से 10% कम करूँ तो कितनी रह गई, 81 रह गई। फिर इसको मैं वापस से क्या करूँ, 11 सही 1/9% कम करूँ तो कितनी संख्या रह गई, 72। तो इसमें जब मैं बता रहा था, इसको भी मैंने समझाया था, तो मैंने बताया था बेटा आप इस चीज को एक और वे से बड़े आसानी से कर सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से होने वाला है। कैसे, मैंने कहा था आप टोटल किताबें 100 मान रहे हो, जैसे मान रहे हो उसमें से, या टोटल संख्या 100 मान रहे हो, उसमें से आप 10% कम कर रहे हो। 10% अगर 1/10 उसको कम कर दोगे, या टोटल संख्या को अगर आप 10% कम करोगे तो ये कितने परसेंट रह जाएगी खुद की, 90% रह जाएगी।
तो हम कहते थे कि ये खुद की 90% यानी कि 9/10 रह जाएगी 10% कम होके, या ऐसे बोलते थे कि 10% कम होके खुद की कितनी रहेगी 90%, या ये बोल दो कि 1/10 कम हुई है, 1/10 कम हुई है, तो 10 से 1 कम होके कितनी रहेगी 9/10 रहेगी खुद की। तो बन गई ना, देखो ये भी तो 0 से 0 कटेगा तो 90 के बराबर ही आया। फिर मैंने बताया था ये आगे जब 10% 1/10 कम होती है, ये जब अपने आप में 10% कम होगी तो ये भी खुद का कितने परसेंट रह जाएगी 90%, यानी कि 9/10 रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, चेक कर लो चाहे, 2 0 से 2 0 काटो 81 बच गया, होगी कि नहीं होगी। फिर जब ये संख्या आ गई हमारे पास यहाँ तक पहुंच के, जब ये संख्या 11 से ही 1/9% कम होगी, 1/9 कम होगी, देखो यहाँ बोलना कितना आसान था कि 100 थी संख्या, 10% कम हुई तो बच गई खुद का कितना 90%। फिर इसके बाद जब ये 10% कम हुई है तो 10% कम होके खुद का कितना बच गई 90%। लेकिन यहाँ बोलना मुश्किल है, यहाँ तो आसान था कि 10% कम हुई बच गई 90%, 10% कम हुई बच गई 90%। लेकिन यहाँ जब देख रहे हैं तो 11 से ही 1/9% कम हुई है तो कितनी बच गई, तो परसेंटेज में डायरेक्ट देखो नहीं बोला जा रहा उतना आसानी से। तो हम क्या करते हैं, ये बात भी समझते हैं ना कि जब 10% कम हुई तो 10 से 1 कम हो गया कितनी रहेगी 9/10, इसी चीज का यूज करूंगा। यहाँ भी 10% कम हुई तो 10 से 1 कम होकर कितनी रहेगी 9/10। फिर आगे जब ये 1/9 कम हुई तो 9 से 1 कम होके खुद की कितनी रहेगी बेटा 8/9 रहेगी। अब देख लो आंसर सही आएगा आपका, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 से 9 कट गया, 8 नीमा संख्या कितनी रहेगी 72 रही कि नहीं। तो यही परेशानी यहाँ आ रही है और इसका सॉल्यूशन भी तो यही होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से और बड़े प्यार से करेंगे बेटा, देखना ध्यान से कैसे करेंगे और किस तरीके से हमारा आंसर बड़ी आसानी से आएगा, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अभी ध्यान से सुनो, देखो मैं मान लेता हूँ टोटल किताबें x, बट सुनते रहना आराम से, टोटल किताबें x, और मेरे को पता है कि मैथ्स की किताबें 20% है और क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि शेष किताबों का, कहने का मतलब ये है कि हर बार जैसे यहाँ गणित की किताबें आपको निकालनी पड़ेंगी और ये देखना पड़ेगा शेष कितनी बच गई, फिर जो शेष आई उसमें से 30% निकालनी पड़ेंगी, फिर आगे देखना पड़ेगा कितनी बच गई, यही कहानी चल रही है। तो हमने टोटल किताबें कितनी मान ली x, इसमें से बेटा 20% किताबें आप निकाल रहे हो किसकी, गणित की, किसकी, गणित की, तो पीछे ये कितनी रह जाएंगी खुद का 80% रह जाएंगी। तो मैं लिख लेता हूँ टोटल किताबें x है, 20% कम हो गई यानी कि 20% गणित की हैं, तो पीछे कितनी बच गई है खुद का 80% यानी कि 4/5 बच गई। बोलो बात समझ आई कि नहीं, कितनी बच गई 4/5। जैसे वही बात है ना कि 1/5 किताबें किसकी हैं, गणित की हैं, 5 में से 1 किताब निकाल दो, पीछे कितनी बच गई 4/5। चाहे तो परसेंट के हिसाब से बोल लो कि भाई 20% मैथ की निकाल दो, पीछे बच गई टोटल का 80%, चाहे ऐसे बोल लो कि 5 में से 1 किताब गणित की निकाल दी, पीछे बच गई 4/5, कोई टेंशन नहीं उसमें। टोटल किताबें x, उसमें से 20% गणित की हैं, तो पीछे कितनी बच गई टोटल का 80%। अब ये जो किताबें बच गई, ये जो किताबें बच गई, इसका शेष किताबों का, बची हुई किताबों मतलब शेष किताबों का 30% किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। इनका 30% किताबें तो इंग्लिश की हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है और आगे भी हमें शेष किताबें चाहिए। अब ये जो किताबें बची हमारे पास, इनका 30% किताबें तो किसकी हैं, इंग्लिश की हैं, तो इनका अगर मैं 30% निकाल दूं तो पीछे इनका कितना बच जाएगा 70%, यानी कि 7/10 बच जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं, यानी कि 30% मतलब 3/10। तो इन बची हुई किताबों का अगर 3/10 किताबें इंग्लिश की है, 10 में से 3 इंग्लिश की हैं, तो पीछे 10 में से कितनी बच गई 7/10 बच गई। बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब क्या कह रहा है आगे कि इन शेष बची हुई किताबों का 25% किताबें किसकी हैं, पंजाबी की। अब ये जो किताबें बच गई, इनका 25% किताबें किसकी हैं, पंजाबी की हैं। इनका 25% किताबें किसकी हैं, पंजाबी की किताबें हैं, तो पीछे कितनी बच जाएंगी, इनका 75% बच जाएंगी। इनका अगर 25% किताबें पंजाबी हैं तो इनका कितने परसेंट बकाया बच गया 75%। 75% यानी कि 3/4। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते थे कि 25% 1/4। इन किताबों का अगर 1/4 किताबें पंजाबी की हैं, 4 में से 1 निकाल दो, पीछे कितनी बच गई 3/4, और शेष किताबें अपने को कितने बोला बेटा 84। आराम से बात को समझो, आराम से। तो देखो कितना आसान होगा, अभी सारी चीजें पता लगेंगी, यहां भी पहुंचेंगे, ये भी आसान होगा। देखना टोटल किताबें x,
इनका 20% किताबें, मैं फ्रैक्शन से बोलूंगा डायरेक्ट जब भी बोलूंगा, इनका 20% किताबें गणित की हैं, पीछे बच गई 80% यानी कि 4/5 किसका, टोटल किताबों का। अब ये जो बच गई इनका, इन बची हुई किताबों का 30% इंग्लिश है, तो पीछे कितनी बच गई, इनका 70% यानी कि 7/10। अब ये जो किताबें हैं इनमें से 25% किताबें किसकी हैं, पंजाबी की हैं। इनका अगर 25% किताबें पंजाबी की हैं तो पीछे कितना बच गया, इनका भी 73% बच गया यानी कि 3/4। और यही बची हुई किताबें किसके बराबर हैं, 84 की। तो आज के बाद जब भी मैं सवाल को करूंगा बार बार ऐसे डायरेक्ट लिखूंगा 1/5, 3/10 और 1/4। तो मैं कहूंगा टोटल किताबें x, उनमें से 1/5 गणित की हैं, तो पीछे 5 में से एक कम फटाफट कर लिया करना। पीछे किताबें कितनी बच गई, 4/5। फिर ये जो बच गई इसका 30%, 3/10 इंग्लिश की हैं, तो 10 में से 3 घटाओ कितना बच गया, 7/10 बच गई पीछे। फिर ये जो बच गई इनका 25%, 1/4 पंजाबी है, पीछे कितनी बच गई, 3/4। ये बराबर किसके हैं, 84 के। देखो 100 मान के कितना टाइम भी लग रहा था, अब कोई टाइम नहीं लगने वाला। आराम से देखो, 7 चौका 28, 28 दिया कितना होता है 84, 84 से 84 कट गया 1 पे, तो x का मान कितना आ गया बेटा, 5 गुणा 10 गुणा 4, कितना आंसर आ गया 200। देखो कितना फास्ट आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से इसका आंसर, मैं कंपैरिजन इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना लगे, चीज समझ में आए और इसकी वैल्यू पता लगे आपको क्या है। अब देखो टोटल किताबें मान लो कितनी, x, देखते जाना। इसमें से 1/6 किताबें किसकी, मैथ्स की। 1/6 मैथ्स की है, तो 6 में से 1 घटा दो, पीछे कितनी बच गई, 5/6। टोटल किताबों में से 1/6 गणित की है, पीछे कितनी बच गई, 5/6। अब इन बची हुई किताबों में से 12.5% यानी कि 1/8 किताबें किसकी हैं, हिंदी की हैं। इन बची हुई किताबों में से 1/8 हिंदी की हैं, तो 8 में से 1 घटा दो, पीछे कितनी बच गई, 7/8। बोलो बात समझ आई। फिर ये जो किताबें बच गई इनका 33 ही 1/3% यानी कि 1/3 किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। इन बची हुई किताबों में से 1/3 अगर इंग्लिश है तो पीछे कितना बच गया, 3 में से 1 घटाओ, पीछे कितनी बच गई, 2/3 बच गई। और ये फिर बची हुई लास्ट में किताबें किसके बराबर दे रखी हैं, 70 के। किसके बराबर दे रखी हैं, 70 के। तो जी जो चीज 100 मान के हार्ड हो रही थी, देखो कितनी आसान होगी। टोटल किताबें x मान लो, उसका 1/6 किसकी हैं, गणित की हैं, पीछे कितनी बच गई, 5/6। इन बची हुई किताबों में 12.5% हिंदी की हैं, 1/8 हिंदी की हैं, तो पीछे कितनी बच गई, 7/8। अब फिर ये जो किताबें बच गई इनका 1/3 किसकी हैं, इंग्लिश की हैं, पीछे कितनी बच गई बेटा, 3 में से 1 घटा के 2/3, बराबर किसके बच गई लास्ट में किताबें, 70 के। और हमें यही बताना है टोटल किताबें कितनी हैं, x का मान। देखो 7 5 35, 35 दूना 70, 70 से 70 कट गया कितने पे, 1 पे। x का मान बेटा कितना आ गया, ऊपर गुणा में ले जाओ, 6 गुणा 8 गुणा 3 यानी कि 6 8 8 3 24, 24 छिका 144। तो टोटल किताबें कितनी थी, 144। आई होप ये बात आपको समझ आई कि क्वेश्चन ऐसे चलेगा कि टोटल में से कुछ परसेंट बोल के फिर आगे बोलेगा शेष का इतने परसेंट, फिर शेष का इतने परसेंट, फिर शेष का इतने परसेंट। ये क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड कर सकते हो। एक बार फटाफट मैं इन चीजों को एक बार क्लियर करवा देता हूँ दोबारा आपके, और फिर करते हैं प्रैक्टिस। एक ही सेकंड में कैसे आंसर निकलता है आपके, देखना ध्यान से, फटाफट करो। टोटल किताबें x, उसमें से गणित की कितनी, 1/5, पीछे कितनी बच गई फटाफट बताओ, 4/5। क्लियर है बात। फिर शेष किताबों का 30% यानी कि 3/10 किसकी, इंग्लिश की, पीछे कितनी बच गई, 7/10। फिर आगे जो बच गई इसका 25% यानी कि 1/4 किसकी, पंजाबी की, पीछे कितनी बच गई बेटा, 3/4। और लास्ट में बची हुई किताबें किसके बराबर है, 84 के। तो 7 चौका 28 दिया 84 कट गया 1 पे, 10 गुणा 5 50, 50 गुणा 4 कितना होता है 200। तो x का मान कितना आ गया, टोटल किताबें कितनी थी, 200 थी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हो रही है बात अच्छे से। यहाँ भी आ जाओ फटाफट, हार्ड लग रहा था वो भी आसान हो गया। टोटल किताबें x, इसमें से 1/6 किताबें किसकी, गणित की, पीछे 6 में से 1 घटा दो, पीछे कितनी बच गई, 5/6। इन बची हुई किताबों में से 1/8 किसकी, हिंदी की, तो पीछे कितनी बच गई, 8 में से 1 घटा दो, 7/8। फिर ये जो बच गई किताबें इनमें से 1/3 किसकी, इंग्लिश की, तो पीछे कितनी बच गई बेटा, 2/3। और यही फाइनली बची हुई किताबें किसके बराबर हैं, 70 के बराबर है। किसके बराबर है, 70 के। तो 35 गुणा 70 कट गया 1 पे, तो टोटल किताबें कितनी है बेटा, 6 गुणा 8 गुणा 3, 8 3 24, 24 छिका 144 किताबें अपना क्या आ गया, आंसर आ गया।
क्लियर है बेटा? अब कर लो इस पे प्रैक्टिस, कोई डाउट तो नहीं है? आराम से समझते रहो बातों को। चलो बेटा क्वेश्चन देखना, अब प्रैक्टिस करनी है फटाफट, जल्दी करो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा। बहुत हर एक चीज कोशिश कर रहा हूं आपको बेस्ट और बेस्ट तरीके से क्लियर करवाने की। तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, सारी चीजें समझ आ गई तो चलो। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें किसकी हैं? हिंदी की हैं। आराम से समझो, 20% 1/5 हिंदी की। उसके बाद बोला बची हुई किताबों में 50% किताबें किसकी हैं बेटा? 50% यानी कि 1/2 किसकी हैं? इंग्लिश की हैं। क्लियर है बात? फिर कह रहा है बची हुई किताबों में 30% किताबें किसकी है बेटा? 3/10 किताबें किसकी हैं? फ्रेंच की हैं। और बची हुई किताबें कितनी हैं? 6300। लास्ट में कितनी रहेगी? 6300। तो हमसे ये पूछ रहा है 6300 किताबें दूसरी भाषाओं की हैं, तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या बताओ। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, टोटल का 20% बताया, फिर कह रहा है शेष का 50% इंग्लिश है, फिर आगे जो बच गई उसका 30% क्या है? फ्रेंच है। कोई टेंशन नहीं लेनी, टोटल किताबें मानो x मान ली, इसमें से 1/5 किसकी है बेटा? हिंदी की। तो पीछे कितनी बच गई? 4/5। वेरी गुड। अब उसके बाद इसमें से ये जो बच गई, इसमें से 1/2 किसकी है? इंग्लिश की है। तो पीछे कितनी बच गई बेटा? 1/2। क्लियर है बात? अब ये जो बच गई इनका 3/10 किसकी है? फ्रेंच की है। तो पीछे 10 में से 3 घटाओ, पीछे कितनी बच गई? 7/10। कहने का मतलब तो वही है ना, टोटल का 20% किसकी है? हिंदी की। पीछे कितनी बच गई? 80%। अब इन बची हुई में से 50% किसकी हैं? इंग्लिश की हैं। पीछे कितनी बच गई? 50%। अब ये जो बच गई इसमें से 30% किसकी हैं? फ्रेंच की हैं। तो पीछे कितनी बच गई? 70%। बस इसको मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में करने के लिए कहता हूं, क्योंकि परसेंटेज हार्ड आ जाए तब भी आपको दिक्कत ना हो। बस यही समझो, टोटल किताबें x 1/5 हिंदी की, तो पीछे बच गई 4/5। इन बची हुई में से 1/2 इंग्लिश की, तो पीछे कितनी बच गई? 1/2। फिर इन बची हुई किताबों में से 3/10 किसकी? फ्रेंच की। तो पीछे कितनी बच गई? 7/10। बस यही किताबें बची हुई किसके बराबर है बेटा? 6300 के। निकाल दो आंसर, कोई टेंशन नहीं है। 7×6300 कितने पे कट गया? 900 पे। बोलो बात समझ आई कि नहीं? 2 के टेबल से कितने पे कट गया? 2 पे। 2 के टेबल से ये कितने पे कट गया? 5 पे। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 900 गुणा में 5 गुणा 5 25। तो ये आ गया 900 गुणा 25। तो x का मान आ गया 25 8 200, 25 निमत 225। तो आंसर कितना आ गया? 22,500 किताबें। तो देखो बेटा कितना आसान हो रहा है क्वेश्चन। सेम ऐसी चीज आगे और बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, देखना ध्यान से। अलग अलग जगह यही जो चीज है लगेगी, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह ये चीजें लगेंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह लगेगी। अब देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई की तार है, इसमें से 10% तार, टोटल में से 10% हो गई चोरी। क्लियर है बात? और बची हुई में से 70% बेच दी। देखो आ गया ना क्वेश्चन में, बची हुई में से टोटल में 10% तार तो क्या होगी? चोरी। टोटल का 10% चोरी, फिर कह रहे बची हुई में से 70% हमने बेच दी। आ गया ना आगे से आगे कि शेष का 70% हमने बेच दी। और फिर कह रहा है कि और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है, तो शुरुआत में तार बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, 100 मान के करोगे तो यही चीज आनी है जो मैंने अभी बताई है। क्योंकि शेष जब शब्द आ जाए ना, टोटल पहले टोटल में से कुछ परसेंट दे दिया 10%, फिर शेष का बताया कि शेष का इतने परसेंट, चुपचाप यही वे लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। देखो बेटा टोटल तार की लंबाई मान लो x, मान ली, इसमें से कह रहे 10% चोरी होगी। बेटा 10% यानी कि 1/10 क्या होगी? चोरी। तो 10% चोरी, तो पीछे कितनी बच गई? 90% यानी कि 9/10। क्लियर है बात? 1/10 चोरी हुई है, तो पीछे कितनी बच गई? 9/10। इस बची हुई में से 70% बेच दी। 70% यानी कि 7/10 बेच दी। इस बची हुई में से अगर 70% बेच दी, तो पीछे कितनी बच गई? पीछे कितनी बच गई? 30% यानी कि 3/10। क्लियर है? टोटल थी, टोटल का 10% चोरी हो गई, पीछे बच गई 90%। इस बची हुई में से 70% बेच दी, तो पीछे कितनी बच गई? इसका 30%। बस इसके आगे क्या बोला है कि बची हुई तार कितनी है? 810 मीटर। कितनी है बेटा? 810 मीटर है। तो टोटल तार की लंबाई शुरुआत में कितनी थी? कितना आसान क्वेश्चन है। 9 तिया 27, और 27 के टेबल पे कैंसिल कर दो, 27 तिया 81। कितने पे कैंसिल हो गया? 27 तिया 81। 30 पे x का मान आ गया 30 गुणा 10 दाया 100। तो बेटा अपना आंसर कितना आ गया? 3000 मीटर। तो शुरुआत में तार की लंबाई क्या थी? 3000 मीटर। क्लियर है बात? देखो 100 मान के करते हैं, वो भी कई बच्चों के अगर मान लो अभी भी ऐसा लग रहा है मन में, तो देख लो क्या दिक्कत थोड़ी है उसमें, टोटल तार 100 है।
10% चोरी, पीछे कितनी बच गई बेटा, 90 बच गई। अब इस बची हुई में से 70% जो तार है, 70% तार क्या हुई, बेच दी। तो 90 का 70% कितना हो गया, 7 निमा 63 हो गया। 63 उन्होंने बेच दी, 90 में से 63 बेच दी, पीछे कितनी रहेगी बेटा, 27। बस। तो इस बची हुई किसके बराबर है, 810 के, 27 के बराबर कर दो इसको बची हुई, और गुणा टोटल कर दो 100, 27 के 81। लेकिन वो जो तरीका हम कर रहे हैं, बात तो यही है, इसी को मैं नए रूप में ले जा रहा हूँ। बस उससे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे कैसा भी परसेंटेज आपको दे दे। ठीक है बेटा। और साथ में ये तो 2 तक का ही आया है, इसलिए 100 मान के आसान लग रहा है। बस 100 मान के ऐसा ही कि 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं जो 100 मान के हो रहे हैं, और बस आप खुश हो जाओ, ऐसा ही है। चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। बढ़ो आगे बेटा, देखना ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर कपूर अपने वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का, किसका, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च करता है, और उसकी बचत कितनी है, 1800 है। तो उसका वेतन बताओ। सेम क्वेश्चन है, डिट्टो, कोई टेंशन नहीं है। टोटल इनकम कितनी मान लो कूपर की, मिस्टर कपूर की, सॉरी एक्स मान लो। 20% घर का किराया दे दिया, 20% को लिख लो फटाफट, 1/5 घर का किराया दे दिया, और 70% बाद में बची हुई का घरेलू कार्यों पर खर्च कर दिया। तो देखो टोटल एक्स थी उसकी इनकम, उसमें से 20% 1/5 तो क्या होगी बताओ, मेरे को बताओ, उसने घर के कामों पर खर्च कर दी। पीछे कितनी बच गई, 80%, यानी कि 4/5। इस बची हुई में से 70% यानी कि 7/10 का उसने क्या किया, घरेलू खर्च कर दिया। तो पीछे कितनी बच गई, 30%, यानी कि 3/10। तो यही बराबर किसके है, टोटल का 20% बेटा, 20% उसने क्या बोला, देखना ध्यान से, 20% घर का किराया दे दिया। पीछे कितनी बच गई, 80% बच गई टोटल का। इसका टोटल का जो 80% बच गई, इसमें से 70% घर के खर्चों पे लगा दिया। पीछे कितनी बच गई, 30% बच गई है। बस यही बराबर किसके दिए बेटा, 1800 के। 1800 के कैंसिल कर लो, टोटल इनकम आ जाएगी उसकी। देखना ध्यान से, 4 दिया 12, 12 का टेबल पढ़ दो, 12 एकम 12 बचा 6, 60, 12 पंजी 60, 150 पर कट गया। बस एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 150 गुणा 5 दाया 50, 50 का उधर गुणा कर दो, एक्स का मान आ गया 15 पंजी 75, 7500। तो उसकी इनकम कितनी है, 7500 रुपए। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही है। चलो बेटा आगे क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट इसी तरीके से सारी बातें करनी है, आराम से समझो बात। देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है। कितने परसेंट बेटा, वेतन का 12.5%, यानी कि 1/8 तो दैनिक उपयोग लेता है, दैनिक उपयोग लेता है। इतनी बात समझ आ गई। फिर कह रहा है कि और शेष वेतन का, देखो शेष वेतन हर क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए मैं फंडा डायरेक्ट लगा रहा हूँ। शेष वेतन का 30%, बचे हुए वेतन का कितना, 30%, यानी कि 3/10 जो है वो शेष वेतन का 30% घर का क्या किराया देता है, क्या देता है, घर का किराया। और फिर कह रहा है कि अभी भी उसके पास जो रुपए बच गए वो कितने हैं, 2940 है। तो उसका वेतन बताओ। कितना आसान सवाल है। बस टोटल मान लो कितने रुपए उसके पास, x रुपए, उसमें से दैनिक कार्यों में दैनिक उपयोग के कितने, 1/8 भाग तो लगा दिया दैनिक उपयोग में। पीछे कितना बच गया बेटा, 7/8। टोटल में से, टोटल इनकम में से 1/8 दैनिक उपयोग में लगाई, पीछे कितनी बच गई, 7/8। इस बची हुई में से 30% तो किस पे कर दी, घर के किराए पे खर्च। तो बची हुई का कितने परसेंट बच गया, 70%, यानी कि 7/10। चेक करो, बची हुई में से 30% यानी कि 3/10 तो घर किराया दे दिया, इस बची हुई का 3/10 तो घर किराया दे दिया। तो इसका कितना बच गया, 10 में से 3 घटाओ, 7/10। डायरेक्ट सोच लिया करो बस। टोटल था 1/8 दैनिक उपयोग में खर्च किया, पीछे बच गया टोटल का 7/8। इस बची हुए का 3/10 घर का किराया दे दिया, पीछे कितनी बच गई, 7/10। अब ये बची हुई जो है हमें किसके बराबर दिए बेटा, 2940 के। तो हमें किसका मान निकालना है, शुरुआत में उसकी आय यानी कि एक्स का। कर दो 7 के टेबल से कैंसिल, ठीक है, 7 के टेबल से कैंसिल कर दो। तो 7 चौका 28 बचा 1 14, 7 दूनी 14, 42 पे कैंसिल, 7 6 का 42 कैंसिल हो गए 60 पे। एक्स का मान कितना आ गया बेटा, 60, और ये 10 8 80 भी गुणा में चला जाएगा, गुणा 80, तो 8 6 का 48। तो इसकी इनकम कितनी थी बेटा, 4800 रुपए थी शुरुआत में उसका वेतन। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। चलो बेटा आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से बड़े आराम से समझते रहो बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि क्रिस्टी, बड़ा आज के हिसाब से नाम रखा हुआ है क्रिस्टी, देखो ध्यान से। क्रिस्टी ने अपने आय का 10% अनाथालय को दान दे दिया और शेष का 20% जो है वो बैंक में जमा करा दिया।
तो शेष तो आ ही गया, कोई टेंशन नहीं है। अगर उसके पास 7200 रुपये बच गए तो उसकी आय बताओ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 10% यानी कि 1/10 तो अनाथालय को दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोला 20% बैंक में जमा, शेष का 20% क्या किया, बैंक में जमा करवा दिया, बैंक में। तो बस आराम से कर लो क्वेश्चन को। 7200 बचे हैं लास्ट में, तो उसकी टोटल बताना है आय। मान लो कृष्टि की आय कितनी है, x है, उसमें से 10% अगर उसने अनाथालय में दे दिया तो पीछे कितने परसेंट बच गई, 90%, यानी कि 9/10। इस शेष का यानी कि बची हुई का 20% तो डाल दिया किसमें, बैंक में। इस बची हुई इनकम का 20% बैंक में डाल दिया तो पीछे कितना बच गया, 80%, यानी कि 4/5। क्लियर। टोटल इनकम उसकी x, इसमें से 10% किसको दे दिया, अनाथालय को, तो उसकी इनकम का कितने परसेंट बच गया, 90% बच गया ना। अब इस बचे हुए में से यानी कि शेष में से 20% किसको दे दिया उसने, बैंक को जमा करा दिया, पीछे इसका कितने परसेंट बच गया, 80%, यानी कि 4/5। और यही बराबर किसके बेटा, 7200 के। 9 चौका 36, 36 दूना 72, कितने पे कट गया, 200 पे। x का मान कितना है बेटा, 200 गुणा 10 5 50 का भी गुणा कर दो उधर, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा, 5 दूनी 10, तो कितना आंसर आ गया बेटा, 10,000 कृष्टि की क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक पढ़ो, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखना क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसके अंदर ये कहा गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, शेष आय यानी कि जो आय बच गई उसका 30% छोटे बेटे को देता है, और फिर शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट में देता है, और अभी भी उसके पास 10,080 रुपये शेष हैं। तो हमें ये बताना है कि उसकी इनकम यानी कि आय क्या थी। क्लियर है, देख लो। ये ऐसा कहा जा रहा है कि टोटल जितने भी उसके पास रुपए थे उसमें से 20% यानी कि 1/5 तो उसने किसको दिए, बड़े बेटे को। फिर जितने भी रुपए इसके पास बच गए उसका 30% किसको दे दिया, इसके छोटे बेटे को, 3/10। फिर जितने रुपए बच गए उसका 10% क्या दे दिया, ट्रस्ट में दान दे दिया, 1/10। अभी भी उसके पास कितने रुपए बकाया है बचे हुए, 10,080। तो हमें इस इंसान की, इस आदमी की इनकम बतानी है। क्लियर है बात, सेम पैटर्न है, वही चीज है। हमने मान लिया कि उसकी शुरुआत में इनकम जो कितनी है, टोटल उसकी इनकम कितनी है, x रुपए। क्लियर है बात। इसमें से 20% अगर वो अपने बड़े बेटे को दे रहा है, टोटल जितने वो रुपए कमाता है उसमें से 20% अगर उसने अपने बड़े बेटे को दे दिए तो टोटल का कितने परसेंट बच जाएगा, 80% बचेगा, जिसको हम ये लिखेंगे टोटल x रुपए कमाता है, जिसमें से 20% यानी कि 1/5 बड़े बेटे को दिए, तो बच कितने गए, 4/5, यानी कि 80% बचे कि नहीं बचे, ये पहली बात। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद क्या किया कि ये जो बचे हुए रुपए हैं इनका 30% किसको दे दिया, अपने छोटे बेटे को। बचे हुए रुपयों का 30% किसे दिए, अपने छोटे बेटे को। तो बचे हुए रुपयों में कितने परसेंट बच गए, फिर 70%। क्लियर है। इन बचे हुए रुपयों में से 30% यानी कि 3/10 अगर अपने छोटे बेटे को दिया तो पीछे कितने बच गए, 70%, यानी कि 7/10। यहाँ तक समझ आई बात। फिर क्या कह रहा है कि ये जो रुपए बच गए इनमें से 10% किसको देता है, ट्रस्ट को दान। इन बचे हुए रुपयों का 10% अगर ट्रस्ट को दान दे देता है तो इन बचे रुपयों का कितने परसेंट रह गए पीछे, 90%, यानी कि 9/10। क्लियर है बात, बिल्कुल देखना ध्यान से। टोटल रुपए x 20% बड़े बेटे को दिया तो टोटल का कितना बच गया, 80%, यानी कि 4/5। इन बचे रुपयों में से 30% अगर छोटे बेटे को दे दिए तो इनका कितने परसेंट बच गया, 70%। इन फिर बचे हुए रुपयों में से 10% ट्रस्ट को दे दिए तो इनका कितने परसेंट बच गया, 90%। और फाइनली बचे हुए रुपए हमें कितने बोले हैं, 10,080। किसके बराबर बोले हैं, 10,080 के। बस इसे आप सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले आप 9 के टेबल से कैंसिल कर दो। देखो 9 एकम 9, 10 50, 9 एकम 9, 1 18, 9 दूनी 18, ये कैंसिल हो गया 1120 पे 9 के टेबल पे। फिर कैंसिल कर लो 7 के टेबल से, 7 एकम 7, बचा 4 42, 7 छिका 42, 160 पे कैंसिल। फिर 4 के टेबल से कैंसिल कर दो, कितने पे कैंसिल हो गया, 40 पे। तो उसकी इनकम x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखना ध्यान से, 40 गुणा में ये 5 गुणा 10 गुणा 10, ये 500 बन गया। ये बटा में है, भाग में उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा,
गुणा कर दो 500, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई देखना, 4 पंजा 20, तो अपना आंसर कितना आ गया 20,000 रुपये, यानी कि उस व्यक्ति की इनकम कितनी थी 20,000 रुपये थी। आई होप ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से क्या बोले। इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% तो परिवहन पर खर्च करता है और बची हुई यानी कि शेष आय का 20% खाने पे खर्च करता है। क्वेश्चन तो वही है कि अपनी टोटल आय में से 5% तो वो क्या कर देता है, परिवहन पर खर्च कर देता है, फिर जितने भी रुपए उसके पास पीछे बच गए उसका 20% किस पे खर्च कर देता है, खाने पे खर्च कर देता है, और फिर 120 रुपये क्या कर देता है, दान कर देता है। इन सब के बाद उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, क्वेश्चन तो सेम ही है। देखो जितने भी हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर हम परसेंटेज का यूज कर रहे हैं, जो भी परसेंटेज वैल्यू दी रही होती है उसका यूज कर लेते हैं और बाद में क्या रह जाती है, बचत रह जाती है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में परसेंटेज तो 5% और 20% ही है, उसके बाद जो बचत है वो कितनी है बेटा, बाद में जो बचत है वो 1400 बता रखी है ना। लेकिन एक बात और है कि ये दो जगह पर खर्चा करने के बाद 120 रुपये उसने क्या किया है, दान किया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 120 रुपये जो आ रहे हैं हमारे उसको इस 1400 में ही ऐड कर देंगे, यानी कि 5% और 20% जो खर्च हुआ है वो खर्च होने के बाद पीछे जो बचे हुए रुपए दिखाएंगे हम, वो 1400 नहीं, टोटल 1400 प्लस 120 1520 दिखा देंगे, जिससे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखना ध्यान से, अपनी आय का 5% किस पे खर्च कर दिया बेटा, परिवहन पे। टोटल आय का 5% यानी कि 1/20 तो खर्च कर दिया किस पर, परिवहन पर। ये बात समझ आ गई। फिर कह रहा है शेष आय का यानी कि बची हुई आय का 20% यानी कि 1/5 किस पर खर्च कर दिया उसने, खाने पर खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया, खाने पर। टोटल आय का 5% तो खर्च कर दिया किस पे, परिवहन पर, और शेष जो बची आय उसका 20% यानी कि 1/5 किस पे कर दिया खर्च, खाने पे। तो जो हम कंसेप्ट लगा रहे हैं वही यूज कर लो। आप मान लो कि इस व्यक्ति की, इस आदमी की टोटल इनकम या आय कितनी है, x रुपए है। बोलो बात समझ आई। इस टोटल x रुपए में बेटा अगर 5% उसने परिवहन पर खर्च कर दिए तो पीछे कितना बचा बताओ, क्योंकि शेष के हिसाब से क्वेश्चन है तो हमें ये देखना पड़ता है कि पीछे कितने रुपए बचे। तो टोटल x में से अगर 5% अगर उसने परिवहन पर खर्च कर दिए तो पीछे कितने बच गए, टोटल का 95%। और इस हिसाब से देखें तो देखो यहाँ पर हमें लिखनी तो फ्रैक्शन ही है, तो मैं 5% को 1/20 इसीलिए लिख रखा है मैंने। आगे बात समझ। तो x में से बेटा अगर x उसकी टोटल इनकम है, इसमें से 1/20 अगर परिवहन पर खर्च कर दिए, 20 में से 1 परिवहन पर खर्च, तो पीछे कितना बच गया बेटा, 19/20। और 19/20 ही 95% होता है। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है। टोटल इनकम x, उसमें से 1/20 परिवहन पर खर्च किए तो पीछे कितने बच गए बेटा, 19/20। अब क्या किया है, इनके बाद ये जो बचे हुए रुपए हैं इसका बेटा 20% किस पर खर्च किया है, खाने पर। ये जो बच गए इनका 20% यानी कि 1/5 खाने पर खर्च किया है। तो 20% खर्च करने के बाद इन बचे हुए रुपयों का कितना रहेंगे बेटा, 80% रहेंगे। कहने का मतलब ये टोटल जो रुपए बच गए थे बाद में 5% खर्च करने के बाद, इसके बाद उसने 20% इसका 20% किस पे खर्च किया है, खाने पर। इसका अगर 20% खाने पर खर्च कर दिया तो इसका कितने परसेंट बच गया, 80%, यानी कि 4/5। और यहाँ से देखोगे तो भी बात सही है कि इन बचे हुए रुपयों में से 1/5 अगर खाने पर खर्च कर दिए तो पीछे कितने रुपए रह गए बेटा, 4/5। बोलो बात क्लियर होगी बिल्कुल अच्छे से। टोटल इनकम x रुपए, उसमें से 1/20 परिवहन पर, पीछे बचे 19/20। फिर ये जो रुपए हैं इनमें से 20% यानी कि 1/5 खाने पर खर्च कर दिए, पीछे बच गए कितने, 4/5। अब ये बचे जो रुपए हैं, ये बचे हुए रुपए हम क्या करेंगे, 1400 प्लस 120 जो दान दिए हैं, क्योंकि रुपयों में दिए, हम सिर्फ परसेंटेज का यहाँ पर यूज करते हैं इस जगह पर। तो पीछे रुपए कितने बच गए, 1400 प्लस 120 यानी कि 1520। बोलो बेटा बात क्लियर है। बस इसे सॉल्व कर लो। 19 गुणा 4 करोगे ये आता है 76 यानी कि 76, और 76 का डबल होता है 152। तो 19 चौका 76, 76 गुणा 152, तो ये कट गया बेटा कितने पे, 20 पे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई देखना, ये लिखा हुआ 20
गुणा में 20 पंजा 100, ये भी गुणा में चला जाएगा। तो अपना आंसर बेटा कितना आया, x बराबर 2000, यानी कि उस व्यक्ति की, उस आदमी के जो आय थी या उसके पास जो रुपए थे वो कितने थे, 2000 रुपए थे शुरुआत में। क्लियर है बात बेटा यहाँ तक? आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं, पहले बात को समझना। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, जितनी भी उसकी मासिक आय है उसका 40% यानी कि 2/5 तो किस पे खर्च कर देता है, भोजन पे, टोटल आय का। क्लियर है बात? फिर कह रहा है कि शेष वेतन का, जो वेतन इसके बाद बचेगा उसका 1/3 यानी कि 1/3 किस पर खर्च कर देता है, वो यातायात पर खर्च कर देता है। आगे बात समझ। फिर आगे हमें बोला गया है कि यदि वह 4500 रुपये मासिक बचाता है। क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ, हम ये सोच रहे हैं कि अगर उस बंदे ने टोटल का 40% पहले किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे, फिर जितने भी रुपए उसके पास बचे यानी कि शेष जो रुपए बचे उसका 1/3 किस पे खर्च कर दिया, यातायात पे खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना रुपया बचा, क्या उसके पास 4500 रुपया बचा या कुछ और बचा? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है कि 4500 रुपये मासिक बचाता है जो भोजन व यातायात पर खर्चा होने के बाद बचे रुपयों का आधा है। कहने का मतलब ये है कि जब उसने भोजन पर खर्चा कर दिया, फिर यातायात पर खर्चा कर दिया, इसके बाद उसके पास रुपए 4500 नहीं बचे थे, इसके बाद उसके पास रुपए कुछ ज्यादा बचे थे। कितने बचे थे बेटा, 9000 बचे थे। कैसे 9000 बचे थे? क्योंकि जो 4500 रुपये बचत बता रहा है ना, वो 4500 को कह रहा है कि भोजन और यातायात पर जब उसने खर्च किया ना, तो खर्च करने के बाद जितने भी रुपए बचे थे उनका आधा कौन है, 4500 है। बोलो बात समझ आई? क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद जितने भी रुपए इस इंसान के पास, इस आदमी के पास बचे थे ना, उनका आधा यानी कि हाफ है कौन, 4500। अगर 4500 उनका आधा है तो इसका मतलब डबल कर दो उसका, तो बचा कितने रहा था, 9000 बचा रहा था। तो बीच वाले 4500 बेटा कहाँ गए? उनको क्वेश्चन ने जानबूझ के एग्जामिनर ने हिडन किया ताकि बच्चे क्वेश्चंस को गलत करें। वो हो सकता है 4500 उसने कहीं पे भी लगा दिए हों, उसने बताया नहीं, बस इसने ये बताया कि जो 4500 बचत हमें मासिक उसने दिखाई है ना, वो 4500 भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद जो रुपए बचे हैं उसका आधा है। इसका मतलब कि भोजन और यातायात पर खर्च करने के बाद जो रुपए बचे थे वो कितने थे, 9000 थे। बोलो बात क्लियर हुई? बस अब क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लो। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति के पास टोटल इनकम या इसके रुपए कितने थे, x थे। कितने रुपए थे इसके पास, x थे। अब टोटल का अगर 40% किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे, 40% भोजन पे खर्च किया, तो टोटल का कितने परसेंट पीछे बच गया, 60%, यानी कि 3/5। दोनों ही तरीके से समझ लो। टोटल में से अगर 40% उसने खर्च कर दिया भोजन पर, तो टोटल का कितने परसेंट बच गया, 60%, यानी कि 3/5। या इसे ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल रुपए x में से अगर उसने 40% यानी कि 2/5 अगर भोजन पर खर्च कर दिए, 5 में से 2 भोजन पर खर्च कर दिए, तो पीछे कितने बच गए बेटा, 5 में से 2 घटाओ 3/5। बोलो यहाँ तक बात क्लियर होगी? टोटल x में से अगर 40% भोजन पे खर्च कर दिए तो टोटल का पीछे रह गया 60%। फिर क्या कह रहे हैं, ये जो बचे हुए रुपए हैं, इन बचे हुए रुपए यानी कि इन शेष रुपयों में से 1/3 किस पे खर्च कर रहा है, यातायात पर। इन बचे हुए रुपयों का 1/3 अगर यातायात पर खर्च कर रहा है तो पीछे कितने बच गए बेटा, बताना मेरे को। 3 में से 1 यातायात पर खर्च, तो पीछे कितने बच गए, 2/3 यानी कि 2/3। क्लियर है बात? टोटल x का 40% भोजन पे खर्च, तो टोटल का कितने बच गए, 60%। फिर इन बचे हुए रुपयों में से 1/3 यातायात पर खर्च कर दिया, तो पीछे कितने बच गए, 2/3। ठीक है, तो क्लियर करवाने के लिए मैं एक चीज को आपको अच्छे से बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को। तो फाइनली जो बचत है वो 4500 नहीं बेटा, कितनी है, 9000। इसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया। तो देखो ध्यान से, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं बड़ी आसानी से हो रहे हैं, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम नहीं है, बड़ी जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे। बस आपको इन चीजों को समझ के और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, कैंसिल कर दो बेटा, ध्यान से देखना कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, और 3 दूना 6 या 3 से 3 कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 2 के टेबल से कैंसिल हो गया बेटा, कितने पे, 4500 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4500 गुणा में 5। तो x की वैल्यू देखना क्या आई, 0 0
25 हंसलाई 2, 5 चौका 20 और 2 22। तो अपना आंसर कितना आ गया कि उसके पास कितने रुपए थे शुरुआत में, 22,500 रुपए थे। क्लियर है बेटा बात बिल्कुल। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं क्या आ रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। तो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी ऐसी है, ये एक जगह नहीं, परसेंटेज में नहीं, आगे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे वहाँ भी काम आने वाली है। जैसा कि एक क्वेश्चन अभी आगे जो मैंने आपको लिखा है वो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। देखना ध्यान से कैसे यूज होता है इसका प्रॉफिट और लॉस में भी। देखना, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बंदा मान के चलो कि 100 रुपए की चीज़ है ना, 100 रुपए की चीज़ कह लो, या आप ये सोच लो कि 50 रुपए की चीज़ है, उसको वो बंदा 40% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो आप एक तो ये करते हो कि आप 50 का 40% निकालते हो, 50 का 40% निकालते हो तो कितना आता है बेटा, 20 आता है। फिर आप कहते हो कि 50 का 40% अगर 20 है तो उसने चीज 50 प्लस 20 कितने में बेची होगी, 70 में बेची होगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि चीज 50 रुपए की है और उसने 40% के प्रॉफिट पर बेची है, 40% यानी कि 2/5 पर बेची है, तो मैं डायरेक्ट ये कह देता हूँ कि ये 50 रुपए की जो चीज है उसने अगर 40% के लाभ पर बेची तो 5 रुपए की चीज 2 रुपए का फायदा लेकर कितने में बेचेगा, 7/5 में। कितने में बेचेगा, 7/5 में। तो 50 का कर दो बेटा 7/5, तो अपना आंसर डायरेक्ट देखो कितने रुपए आ गया, 70 रुपए आया कि नहीं आया। बस यही चीजें हैं, हर एक चीज आपको समझ आती रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लो। देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है, ये 2 जगह पर क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं बात आपको अभी से क्लियर करवा देता हूँ। देखना ध्यान से बेटा, एक तो ऐसा होता है कि मान लो कोई बंदा कोई चीज का उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं निर्माता। किसी निर्माता ने कोई चीज बनाई, बोलो बात समझ आई, कोई निर्माता ने जो चीज बनाई उस पर उसके कुछ रुपए लग गए, तो उसको हम बोलते हैं उसकी उत्पादन कीमत। क्या बोलते हैं, उत्पादन कीमत। इसके बाद ये बंदा क्या करता है, निर्माता क्या करता है, अपनी जितनी भी चीजें बनाता है, जैसे कोई बंदा मार्कर ही बनाता है मान लो, तो वो क्या करता है, कुछ फायदा लेकर, कुछ प्रॉफिट लेकर चीज को किसको बेचता है बेटा, थोक विक्रेता को बेचता है। किसको बेचता है, थोक विक्रेता को बेचता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं। निर्माता अपनी चीज को उत्पादित करता है, उत्पादन करने के बाद कुछ % का लाभ लेकर किसको बेचता है बेटा, थोक विक्रेता को। आगे ये थोक विक्रेता जो क्या करता है, आगे ये कुछ प्रॉफिट लेकर चीज को किसको बेचता है बेटा, किसको बेचता है, दुकानदार को। किसे बेचता है, दुकानदार को। फिर ये दुकानदार क्या करता है, कुछ % का प्रॉफिट लेकर चीज को किसे बेचता है, ग्राहक को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा चूना किसको लगता है, ग्राहक को ही लगता है। बोलो बात समझ आई। थोक विक्रेता, सबसे पहले निर्माता ने कुछ रुपए में चीज बनाई, प्रॉफिट लेकर थोक विक्रेता को बेच रहा है, फिर आगे प्रॉफिट लेकर दुकानदार को, फिर दुकानदार आगे प्रॉफिट लेकर किसको बेचता है, ग्राहक को बेचता है। तो बेटा ये भी एक कंटिन्यूअस चीज है, जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो देखना ध्यान से। खैर इसका एक क्वेश्चन परसेंटेज में आ ही गया, तो मैंने कहा आपको ये अच्छे से क्लियर करवा दूं। देखना बेटा ध्यान से क्या बोला है हमें, हमें ये बोला गया है कि एक निर्माता ने अपने सामान को थोक विक्रेता को, निर्माता ने किसको बेचा, थोक विक्रेता को बेचा 25% के लाभ पर, 25% यानी कि 1/4 के लाभ पर। फिर कह रहा है कि इस थोक विक्रेता ने उसे सामान को दुकानदार को बेचा 20% के लाभ पर। इसने 20% के लाभ पर किसको बेचा, दुकानदार को बेचा। इतनी बात समझ आई। फिर दुकानदार ने इसे 28% के लाभ पर, कितने % के, 28% के लाभ पर किसको बेचा, ग्राहक को बेचा। बोलो बात समझ आई। फिर हमसे ये कह रहा है कि अगर ग्राहक को ये चीज 9600 रुपए की मिली हो, कितने की, 9600 रुपए की मिली हो, तो निर्माता के लिए वो चीज कितने रुपए की पड़ी। तो ये पूछ रहा है कि अगर ग्राहक ने ये चीज 9600 रुपए में खरीदी हो तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या थी। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस क्वेश्चन आगे से आगे बढ़ रहा है। काफी बार समझा चुका हूँ, जब क्वेश्चन आगे से आगे कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो आप बस यही एक प्रॉपर वे लगाकर क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हो। मैं मान लेता हूँ कि निर्माता ने उस चीज को कितने रुपए में बनाया था, x रुपए में। कितने में बनाया था बेटा, x रुपए में। क्लियर है बात। अब इसने क्या किया, 25% यानी कि 1/4 का लाभ लेके चीज को बेचा। किसको,
किसको बेचा? थोक विक्रेता को। तो x रुपए की चीज पड़ी निर्माता को, इसने 25% का लाभ लेकर, यानी कि 4 से 1 ज्यादा, 4 पर 1 का लाभ लेकर चीज को कितने में बेचा बेटा? 5/4 में। बोलो बात समझ आई? ये x किसके लिए है? x तो है निर्माता के लिए जो उसके रुपए लगे, ठीक है। अब ये थोक विक्रेता को चीज कितने में मिली? x से उसने बेचा 25% का लाभ लेकर, 4 से 1 बढ़ाकर, यानी कि 5/4 में। फिर आगे इसने क्या किया? आगे इसने 20% यानी कि 1/5 का लाभ लेकर बेचा। तो इसने 1/5 का अगर लाभ लेकर चीज को बेचा है तो कितने में बेचा बेटा? 5 से 1 ज्यादा, यानी कि 6/5 में। बोलो बात समझ आई? इसने, इसके पास था रेट x रुपए, इसने 1/4 का लाभ लेकर 5/4 में किसको बेच दिया? थोक विक्रेता को। आगे थोक विक्रेता ने 1/5 का लाभ लेकर 6/5 में किसको बेच दिया बेटा? दुकानदार को। फिर दुकानदार ने क्या किया? 28% का लाभ लेकर किसको बेच दिया? ग्राहक को। पहले तो 28% देख लो बेटा कितना होता है? 28%। 4% की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/25। 4% होता है 1/25। 4 सत्ता 28, 7 का मल्टीप्लाई कर दो और इस तरफ भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया बेटा? 7/25। तो 4% अगर 1/25 है तो बेटा 28% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/25। कितनी आ जाएगी? 7/25। 7/25। क्लियर है? तो x थी चीज, इसने 1/4 का लाभ लेकर कितने में बेचा? 5/4 में। फिर आगे इसने क्या किया? थोक विक्रेता ने 1/5 का लाभ लेकर 6/5 में किसको बेचा बेटा? दुकानदार को। फिर दुकानदार ने 7/25 का लाभ लिया, तो 25 पे 7 का लाभ, 25 और 7 32, तो इसने बेचा 32/25 में। किसको? ग्राहक को। और ग्राहक के लिए रेट कितना बताया जा रहा है? 9600। तो बेटा ये जो कंसेप्ट है काफी सारी जगह पर यूजफुल है हमारे लिए, बस इसे आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 32 के टेबल पे 32 दिया 96, कितने पे कट गया बेटा? 300 के। 6 पंजा 30, 30 से कट गया पूरा पूरा कितने पर बेटा? देखना ध्यान से, 10 पर। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? देखना 10 गुणा में इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जाके, 5 चौका 20, 20 गुणा 25 कितना आ गया बेटा? 500। तो हमारा आंसर कितना आ गया? x बराबर आ गया 5000। तो निर्माता के लिए उसकी लागत कितनी थी? 5000 रुपए थी। बढ़ते बढ़ते ग्राहक को कितने मिली? 96। तो अगर आप फास्ट करोगे, जब आप सीख जाओगे, कोई भी टेंशन नहीं, बड़ा फास्ट कर देते हो। देखना ध्यान से, आप मानोगे निर्माता के लिए x 1/4 का लाभ लेके कितने में बेचेगा? 5/4 में। ये आगे 1/5 का लाभ लेके कितने में बेचेगा? 6/5 में। और फिर ये आगे 7/25 का लाभ लेकर कितने में बेचेगा बेटा? 32/25 में। ये बराबर किसके है? 9600 में। ग्राहक के पास पहुंच गई चीज, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल कर दो, उसके बाद कैंसिल कर दो 32 के टेबल पे 3, 300 पे, 6 के टेबल से कट गया कितने पे? 50 पे। तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 50 गुणा 4 गुणा 25, 25 चौका 100, 50 गुणा 100, x कितना आ गया बेटा? 5000। तो इसके लिए लागत कितनी आई? 5000। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और अभी जब हम प्रॉफिट और लॉस करेंगे वहां भी ये काम आएगा। जैसे आपने कभी देखा हो कि कोई मकान बेचा जाता है ना, तो मकान सबसे पहले कोई एक दलाल देखता है, तो ये तो है जिस बंदे का घर है, उसके पास घर है, मान लो कुछ कीमत है उसकी। फिर पहला दलाल जो क्या करता है, इसका 10% का लाभ लेके इसकी साई दूसरे दलाल के पास पहुंचा देता है। दूसरा दलाल क्या, ये पहला दलाल फिर क्या करता है आगे, ये दलाल क्या करेगा? 10% का प्रॉफिट लेके आगे पहुंचा देता है। फिर ये आगे 10% का प्रॉफिट लेके लास्ट बंदे यानी कि दूसरे जिसने घर लेना है उस तक पहुंच जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। हर जगह पर जहां ये कंसेप्ट लगेगा, बेफिक्र होकर इन चीजों का यूज करके और आंसर्स कर देगा। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए, सुनना ध्यान से। 2 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए। कौन से बेटा? देखना ध्यान से। एक तो ये कि 100 रुपए टोटल है, 100 कोई चीज है जिसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है, पहले तो ये। फिर 100 में से जब कोई पार्ट बांट दिया कुछ परसेंट, और फिर आगे शेष का, फिर आगे शेष का। तो ये 2 तरीके के क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए। अब आगे देखना, सेम यही चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम यही चीज आएगी। देखना ध्यान से क्या है, सुनना बेटा क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग तो अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। इस बार शेष नहीं आया, अभी तक शेष नहीं आया। क्या बोला है? अपना जो उसका धन है 100%, उसमें से 50% तो किसको देता है? पुत्र को। पुत्र को तो कितना देता है बेटा? 50%। आई बात समझ? और फिर क्या बोल रहा है? अपने धन का 30% किसको देता है? पुत्री को। किसको? पुत्री को। तो टोटल जो भी धन है उसका 80% तो ये दे चुका, किसको? पुत्र और पुत्री।
पुत्री को। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर क्या बोल रहा है कि शेष राशि का, अब 80% देने के बाद जितना भी शेष बचेगा उस शेष राशि का 80% किसको देता है? ट्रस्ट को। शेष का 80% किसको देता है बेटा? ट्रस्ट को देता है। इतनी बात समझ आई कि नहीं? फिर कह रहे हैं कि अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे, लास्ट में कितने रुपए बच गए इसके पास? 16,000 रुपये बच गए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि प्रारंभ में धनराशि क्या थी। बड़े आराम से चीज़ों को सीखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मान लेता हूँ उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? एक्स। कितने रुपए थे? एक्स। हमें पता है कि यहाँ ट्रस्ट को वो क्या दे रहा है? शेष का 80%, यानी कि ऊपर जो रुपए दिए ना उनमें उनको बाहर निकाल के हमें शेष राशि पता करनी पड़ेगी। तो हमें ये पता लग गया टोटल जितने भी रुपए हैं इसका 50% और 30%, यानी कि कितना? 80%। 4/5 80% तो किसको दे रखा है उसने? पुत्र और पुत्री को। अब कितना शेष बच गया ये भी तो मेरे को पता करना है। क्लियर है बात? तो टोटल का 80% तो उसने दे दिया पुत्र और पुत्री को, तो फिर टोटल का कितने परसेंट बच गया बताओ मेरे को? 20%। कितने परसेंट? 20%, यानी कि 1/5। बोलो बात समझ आई कि नहीं? टोटल जो धनराशि थी उसके पास उसका 50% और 30%, यानी कि टोटल का 80% तो उसने पुत्र और पुत्री को दे दिया। तो पीछे कितना बच गया टोटल धनराशि का? 20%। या यहाँ से समझ लो कि 80% उसने दे दिया, 4/5 दे दिया, 5 में से 4 हिस्सा उसने पुत्र और पुत्री को दे दिया, तो 5 में से 4 गया, तो पीछे कितना बच गया? 1, तो 1/5। बोलो बात क्लियर होगी? सिंपल वे में समझ लो, टोटल धनराशि का 80% उसने पुत्र और पुत्री को दे दिया, तो टोटल धनराशि का कितने परसेंट बच गया उसके पास? 20%, यानी कि 1/5। अब इस शेष धनराशि या फिर इस बची हुई धनराशि में से क्या करता है? 80%, यानी कि 4/5 किसको देता है? ट्रस्ट को। ये जो बच गई धनराशि इसका 80% किसको देता है? ट्रस्ट को। तो इसका 80% अगर ट्रस्ट को दे दिया तो पीछे क्या बचा? इसका 20%। पीछे क्या बचा इसका बेटा? 20%, यानी कि 1/5। और यही कह रहा है कि इसकी बचत कितनी है बेटा? 16,000 है। बोलो बात समझ आई? टोटल धनराशि में से पुत्र और पुत्री को कितना दे दिया? 80%। तो टोटल धनराशि का कितने परसेंट बच गया बेटा? 20%। क्लियर है बात? अब इस बचे हुए धन में से 80% किसको देता है? ट्रस्ट को। तो बचे हुए धन का अगर 80% ट्रस्ट को दे दिया तो इस बचे हुए धन का कितने परसेंट रह गया? 20% रह गया बचत उसके पास। और यही किसके बराबर है? 16,000 के। कैलकुलेट कर लो तो उसकी इनकम कितनी है बेटा? 16,000 तो यहाँ पर आ गया, और गुणा में कर दो 5 × 5 25। कैलकुलेट कर लो, x कितना है बेटा? 0 0 0, 25 6 150, हाँ सलाई 15, 25 एकम 25 और 15 कितना आ गया बेटा? 30 और 10 40। तो हमारा आंसर कितना आ गया? देखना ध्यान से, 4 लाख रुपए। तो उस व्यक्ति की टोटल जो संपत्ति या इनकम थी वो कितनी थी बेटा? 4 लाख रुपए थी। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। कोई भी अंतर नहीं है, एक ही वे में सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और वो भी समझा के। कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरीके का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। क्या बोल रहा है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च कर देता है। ठीक है, कोई ए नाम का बंदा है, वो क्या करता है कि अपनी आय का 50% तो घर की चीजों पर खर्च कर देता है। घर की चीजों पर खर्च कर दिया। क्लियर है बात? उसके बाद हमें बोला कि बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। बड़े आराम से समझना ध्यान से। ये तो हो गया 50% घर की चीजों पर, किसका? टोटल आय का 50% घर की चीजों पर खर्च कर दिया। फिर जो शेष बच गया, इस शेष धन, इसके बाद जितनी भी धनराशि की आपको भी बताया 50% खर्च कर दिया, तो शेष कितना बच गया? 50%। जो बाद में इस 50% घर की चीजों पे खर्च करने के बाद जो उसके पास धनराशि बच गई, उस धनराशि में क्या बोल रहा है कि उस धनराशि का इस शेष धनराशि का 50% तो किस पे खर्च कर दिया इसने? परिवहन पर। और इसी धनराशि का 25% किस पे खर्च कर दिया बेटा? मनोरंजन पर। और इसी धनराशि का कितने परसेंट? 10% किस पे खर्च कर दिया? खेलों पर। बोलो बात समझ आई कि नहीं? खेलों पर खर्च कर दिया। इसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बच गए? 900 रुपए बच गए। तो हमें ये बताना है कि उस ए की मासिक आय है वो क्या थी। बड़े आराम से बात को समझना, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये कि मैं मान लेता हूँ कि उसकी मासिक आय कितने रुपए है? x रुपए है। कितने रुपए उसकी मासिक आय? x। नंबर 1 बात, दूसरी बात, 50%
टोटल अपनी मासिक आय में से 50% उसने किस पे खर्च कर दिया, घर की चीजों पर। तो पीछे यानी कि शेष कितने रुपए रह गए उसके पास, 50%, यानी कि 1/2। बोलो बात समझ आई। पहले उसकी टोटल संपत्ति है, टोटल धन उसके पास कितना है, या उसकी ए की मासिक आय कितनी है, x रुपए है, उसमें से 50% किस पे खर्च कर दिया, घर की चीजों पर। तो संपत्ति उसकी आय का, ए की इनकम का 50% उसने घर की चीजों पर खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बच गया, 50% बच गया। क्लियर है बात। अब क्या कर रहा है कि ये जो रुपए बच गए, ये जो रुपए बच गए, इन रुपयों का 50% तो किस पे खर्च करता है, परिवहन पे, और इन्हीं रुपयों का 25% किस पे खर्च करता है, मनोरंजन पे, और इन्हीं रुपयों का 10% किस पे खर्च करता है, खेलों पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रुपए उसके पास बच गए थे, इनका वो कितने परसेंट खर्च कर गया, देखना, 50 और 25 75 और 10 85%। क्लियर हो रही है बात। इन सब का ये जो बच गए थे रुपए, 50% खर्च करने के बाद जो उसके पास रुपए बचे थे, इनका उसने कितने परसेंट खर्च कर दिया बेटा, 85% खर्च कर दिया। तो बकाया क्या रह गया इनका, इसका कितने परसेंट बकाया रह गया, 85%। अगर इसका खर्च कर चुका है बचे हुए रुपयों का, तो इसका कितने परसेंट रह गया पीछे, 15%। कितने परसेंट रह गया, 15%। और 15% कितना होता है बेटा, 3/20 लिख लो। 15% यानी कि 3/20। बोलो बात समझ आई। और यही बचे हुए रुपयों के बराबर है किसके, 900 के। आराम से बात को क्लियर कर लो। टोटल धनराशि उसके पास कितनी थी, x, इसका 50% यानी कि आधा उसने खर्च कर दिया, पीछे क्या बच गया, टोटल का आधा यानी कि 50% बच गया। अब ये जो बच गया उसके पास, इसका 50% परिवहन पर, इसी का 25% मनोरंजन पर, और इसी का 10% खेलों पर। कहने का मतलब इन बचे हुए रुपयों का वो कितना खर्च कर चुका है, 50 और 25 75 और 10 85%। तो बताओ इन बचे हुए रुपयों का कितने परसेंट उसके पास बचा होगा, सिर्फ 15% बचा होगा। तो 15% यानी कि 3/20। और यही किसके बराबर है, 900 के उसकी बचत के। कैंसिल कर दो बेटा 3 की टेबल से 300 के। तो x की वैल्यू कितनी आई, 300 गुणा में 20 गुना 40 का भी गुणा उधर हो जाएगा, ठीक है। x कितना आ गया, 4 या 12,000 रुपये उसके पास क्या थी, उसके रुपए थे, या ये कह लो एक ही मासिक आय थी। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो, हर एक चीज अच्छे से क्लियर होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम आराम से समझो, और फिर जो मैं बात बता रहा हूँ उस पर प्रैक्टिस खुद करके देखो, फिर देखना आपके क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहे हैं। प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे लेकिन सिलेबस करवाने के बाद। क्या कह रहा है आगे, एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। पहली बात तो ये कि जितनी भी उसकी इनकम है, उस इनकम में से 20% तो किस पे खर्च कर दिया उसने, भोजन पर। टोटल इनकम का 20% तो किस पे खर्च कर दिया, भोजन पर। और इस टोटल इनकम का ही उसने 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया। इतनी बात समझ आती। फिर कह रहा है कि बची हुई आय, इन दोनों खर्चों के बाद जो शेष उसके पास बचत रहेगी, इस शेष बचत का वो क्या कह रहा है, 40% तो खर्च कर रहा है मनोरंजन पर, और इसी शेष का 30% खर्च कर रहा है किस पर, मेडिकल पर। शेष में से 40% तो खर्च कर रहा है किस पर, मनोरंजन पर, और इसी शेष का 30% किस पर खर्च कर रहा है, मेडिकल पर। किस पर, मेडिकल पर खर्च कर रहा है। और फिर हमें कह रहा है कि इन सब के बाद उसके पास रुपए जो बच गए, वो बचे हैं 8775। कितने रुपए बचे हैं, 8775 रुपए उसके पास बच गए। तो हमें ये बताना है कि उस आदमी की आय क्या थी, या उस आदमी की इनकम क्या है। आराम से देखना बात को ध्यान से। हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, x। कितनी आय है उसकी, टोटल आय x। इतनी बात समझ आई। टोटल आय में से 20% भोजन पर, और टोटल आय में से 15% किस पर, शिक्षा पर। तो कहने का मतलब टोटल आय का कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने, 20 10 30 और 5 35%। कितने परसेंट खर्च कर दिया, 35%। टोटल आय का अगर उसने 35% खर्च कर दिया, टोटल आय का, इसका x का अगर उसने 35% खर्च कर दिया, तो पीछे कितना बच गया बेटा, 65%। तो टोटल आय का कितने परसेंट बच गया, 65%, यानी कि 65/100। अब मैंने 35% को फ्रैक्शन में नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल आय x मान ली, उसका 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर। कहने का मतलब टोटल आय का कितने परसेंट खर्च कर चुका है वो, 35%। टोटल आय का अगर उसने
35% खर्च कर दिया तो टोटल आय का पीछे कितने परसेंट बच गया बेटा? 65%, यानी कि 65/100। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो शेष रुपए बच गए, ये जो शेष रुपए बच गए, इन शेष रुपयों में से 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर, यानी कि शेष रुपयों का कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने? 70%। ये जो शेष रुपए बच गए इसका कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने? 70%। तो ये जो शेष रुपए बचे थे इनका 70% तो खर्च कर दिया, तो इनका कितने परसेंट बच गया बेटा? 30%, यानी कि 3/10। आगे बात समझ। और यही किसके बराबर है? 8775 के बराबर है। बोलो बात समझ आई? आराम से समझ लो बात को। टोटल उसके पास कितने रुपए मान लो? x, उसकी आय मान लो x का 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, यानी कि टोटल का कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने? 35%। अगर टोटल का उसने 35% खर्च कर दिया तो टोटल का कितने परसेंट बच गया? 65%, यानी कि 65/100। टोटल का 65% बच गया। अब इस बचे हुए में से 40% मनोरंजन पर और इसी बचे हुए में से 30% मेडिकल पर, तो इसका उसने टोटल कितना खर्चा कर दिया? 40 और 30 70%। तो अगर इसका उसने 70% खर्चा कर दिया तो पीछे इसका कितने परसेंट बच गया? 30%, यानी कि 3/10। और यही उसकी बचत है 8775। तो ये सेम ही पैटर्न चल रहा है सभी क्वेश्चंस का। इसे आप कर लो बेटा सॉल्व और अपना आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, 5 के टेबल से करना है तो कर लो, नहीं डायरेक्ट कर लो। देखो 3 से भी कैंसिल होगा ये, और 65 13 के टेबल में आता है तो 13 के टेबल से काट दो। 13 5 65, 13 छिकी कितना होता है बेटा? 78। 13 छिकी 78, 78 बचा 9 97, 13 7 91, 13 7 91 बचा 6 65, 13 5 65। तो ये कैंसिल हो गया कितने पे? 675 पे। किस टेबल से? 13 के। फिर कैंसिल कर लो। देखो बेटा 5 दिया 15 बन रहा है तो 15 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। देखना 15 चौकू कितना आ गया? 60। 15 बन गया ना, 15 चौकू 60 बचा 7 75, 15 5 75। तो 15 के टेबल से कैंसिल हो गया 45 पे। अब मल्टीप्लाई कर दो उधर ले जाके, 45 गुणा में ये बन गया टोटल 100 गुणा 10,000। तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा? x बराबर 45,000। उस बंदे की इनकम कितनी है? 45,000 उसकी आय है। तो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर इनकी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाऊं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम 10 मिनट के अंदर सोल्व कर दें, जितने भी हमने किए हैं। लेकिन समझाने के तौर पे इन चीज़ों को क्लियर करके ही समझाया जाता है। आप आराम से समझो और फिर करके देखो प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो हर एक चीज क्लियर हो रही है हमारे, है ना। चलो आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में? यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 20% मकान किराए पर खर्च करता है, उसकी जितनी भी इनकम है, उसकी इनकम जितनी भी इनकम है बेटा, उसका 40% तो किस पे खर्च कर देता है? भोजन पर, और अपनी इनकम का 20% किस पे खर्च कर देता है? मकान के किराए पर। ये बात समझ आई? फिर कह रहा है शेष आय का 70%, जो भी आय बची, जो शेष आय बचेगी इनके बाद, उसका 70% किस पे खर्च कर देता है? बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो उसने अपनी आय का कितने परसेंट खर्च किया? उसने अपनी आय का कितने परसेंट टोटल खर्च किया? देखना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। पहले तो ये देखो टोटल इनकम उसकी कितनी मान लो? x मान लो। कितनी मान लो? x, या 100 मान लो, कोई टेंशन नहीं है। टोटल इनकम कितनी मान लो? 100, क्योंकि परसेंट में उत्तर पूछा है। अच्छा, इसमें से 40% और 20%, 40% और 20% टोटल कितना हो गया? 60% उसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितने परसेंट खर्च कर दिया? 60% खर्च कर दिया। तो 60% खर्च किया, या तो सिंपल ही निकाल लो, 60% खर्च कर दिया तो बचा कितने उसके पास? 40%। 60% खर्च हो गया पहले तो 100 में से, पीछे कितना बच गया? 40%। अब इस 40% का कितने परसेंट खर्च कर रहे हो? 70% शिक्षा पर, बचे हुए का 70% शिक्षा पर। तो इन 40% का 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 28%। कितना आ गया? 28% किस पे खर्च कर देता है वो? शिक्षा पर। तो अगर आप देखोगे तो उसका खर्चा टोटल 60% ये हो गया, और उसके बाद बचे हुए यानी कि 40% का 70%, 28% खर्च कर दिया, तो 60 और 28 कितना हो गया बेटा? 88%। 88% उसका खर्चा हो गया, तो पीछे बचत कितनी रहेगी? 12%। कितने परसेंट बचत रहेगी उसकी? 12%। लेकिन मैं जो तरीका करवा रहा हूँ उसी से करना चाहते हो तो भी आराम से हो जाएगा। देखना ध्यान से, टोटल इनकम मान लेता हूँ कितनी उसकी? 100।
हम बस बचत देख लेते हैं कितनी बचत है तो हमें क्लियर हो जाएगा। और हमसे पूछा भी क्या गया इस क्वेश्चन में कि उसकी प्रतिशत बचत कितनी है। आंसर तो आ ही गया। कैसे करना है देखो, 40% और 20%, टोटल आय का कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने, 60%। टोटल आय का अगर 60% खर्च कर दिया तो टोटल आय का कितने परसेंट बच गया, 40%, यानी कि 2/5। टोटल आय 100, उसका 40% और 20% यानी कि 60% खर्च कर दिया तो टोटल का कितने परसेंट बच गया, 40%। क्लियर है। अब जो ये आय बची उसके पास, अब जो ये आय बची इसका उसने 70% किस पे खर्च कर दिया, शिक्षा पर। अगर इसका उसने 70% शिक्षा पे खर्च किया है तो इसका भी कितने परसेंट बच गया बेटा, 30%, यानी कि 3/10। और यही उसकी क्या है, बचत है। बेटा कैलकुलेट कर लो, 50 दूनी कितना हो गया, 100, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, तो कितने परसेंट बचत होगी उसकी बेटा, 12%। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने इस वे से हटके आपको बताया है, और एक एक चीज क्लियर करवाई है आपको। आराम से देख लो इस क्वेश्चन को फिर से। हमने क्या किया, इस बार हमसे कोई ऐसा नहीं कि वैल्यू पूछ रहा है, सिर्फ परसेंट पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल वो कितने रुपए कमाता था, 100। कितने कमाता था, 100। बचत का परसेंट ही बताना है तो परसेंट में उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से 40% भोजन पर, 100 में से 20% मकान किराए पर, तो 100 का कितने परसेंट खर्च कर दिया उसने, 60%। 100 का अगर उसने 60% खर्च कर दिया तो 100 का कितने परसेंट बच गया, 40%, यानी कि 2/5। इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब ये जो बच गए रुपए, 100 का 40%, ये जो बच गए रुपए यानी कि शेष रुपए जो बच गए, इसका 70% किस पे खर्च किया है, शिक्षा पर। तो इनका अगर 70% शिक्षा पे खर्च हो रहा है तो इनका कितने परसेंट बच गए बेटा, 30%, यानी कि 3/10। यही उसकी क्या है, बचत है। 100 में से देख लो कितनी है बचत, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 100 में से 12 बचत है उसकी, यानी कि बचत का परसेंट कितना है बेटा, 12% उसका बचत है। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन लास्ट देखो। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने जो भी आ रहा है, बड़े आराम से बात को समझना। ये अलग तरीके का थोड़ा सा अलग है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देखना क्या है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ किसके हैं, नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ किसके हैं, सेब के पेड़ हैं। फिर कह रहा है अगर सेब के पेड़ों की संख्या 1440 हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। तो कोई टेंशन नहीं, आप 100 मान के चल लो चाहे तो, या फिर फ्रैक्शन से कर लो, कोई टेंशन नहीं है ना। देखना ध्यान से, या 100 मान के करो। मान लेते हैं बगीचे में कितने पेड़ हैं टोटल, 100। कितने पेड़ हैं टोटल बेटा, 100। अब कह रहे हैं इसमें 60% पेड़ नारियल के हैं, तो इसमें से 60 पेड़ किसके हो गए बेटा, 60 पेड़ किसके हो गए, नारियल के। इतनी बात क्लियर होगी, 60 पेड़ किसके हो गए, नारियल के। फिर कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ क्या है, आम के। अब आम के जो पेड़ है ना बेटा, आम के जो पेड़ हैं वो नारियल के पेड़ों का 25% है। नारियल के पेड़ कितने हैं, 60। नारियल के पेड़ कितने हैं, 60, और इनका 25% किसके पेड़ हैं, आम के। तो 60 का 25% यानी कि 1/4, तो कितने पेड़ आ गए बेटा, 15। क्लियर हुई बात। 100 पेड़ों में से या 100% पेड़ों में से नारियल के पेड़ कितने हैं, 60। फिर ये बोला कि नारियल के पेड़ों का 25% पेड़ किसके हैं, आम के। अगर 60 पेड़ नारियल के हैं तो उनका 25% यानी कि 1/4 कितना आया, 15। तो 15 पेड़ किसके हुए बेटा, आम के। फिर क्या बोला, आम के पेड़ों की संख्या का 20% पेड़ सेब के हैं। सेब के पेड़ देखना ध्यान से क्या है, सेब के पेड़ों के लिए बोला गया है कि वो पेड़ आम के पेड़ों की संख्या का 20% है। आम के पेड़ कितने हैं, 15। इस 15 का 20% है कौन, सेब के पेड़। इसका 20% यानी कि 1/5 कर लो, तो कितना आया बेटा, 5 3 15 3। तो क्लियर हो चुकी है बात कि नारियल के पेड़ 60 है, और आम के पेड़ इस नारियल के पेड़ों की संख्या का यानी कि 60 का कितने परसेंट था, 25%, कितने आए, 15। फिर बोला सेब के जो पेड़ हैं वो सेब के पेड़ आम के पेड़ों यानी कि 15 का 20% यानी कि 1/5 है। कितने आगे सेब के पेड़, 3। आगे बात समझ। और हमें क्या बोला है कि सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है, 1440। तो बेटा 1440 सेब के पेड़ है, किसके बराबर आ गए, 3 के। क्लियर है। और हमसे क्या पूछा है, बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। कुल कितने पेड़ है बगीचे में, 100। 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा कर दो बेटा 100। 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3 चौका 12, बचा 2, 24, 3 अट्ठा 24,
480 पे कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आया 480 गुणा 100, 48,000। तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं बेटा, 48,000 पेड़ हैं। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।